इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, उपन्यास और साहित्यिक सामग्री काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता का उद्देश्य नहीं है और यह महज संयोग हो सकता है। किसी भी विवाद या असहमति के मामले में चैनल का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कृपया हमें कमेंट करें। खलनायक सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 351। इस समय के दौरान पूर्वी चीन सागर धुंध में डूबा हुआ है। लहरें भी थोड़ी सुस्त दिख रही थीं। दूर से आते हुए धीरे धीरे दूसरी दिशा में आकाश के अंत में गायब हो जाते हैं। और जो समुद्र पहले सक्रिय था वह इस समय अत्यंत शांत हो गया है और कोई भी समुद्री मछली बाहर कूदती हुई नहीं दिखाई देती। धुंध में दूर समुद्र से एक विशाल बेड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनमें से 3 विमानवाहक पोत, जो विशालकाय स्टील के बने हुए जानवर जैसे दिखते थे, बेड़े के मध्य में चल रहे थे। और इस द्वीप पर सबसे बड़ा जहाज USS फोर्ड भी है। डेट्रिक हाथ में पाइप लिए समुद्री नीले रंग की छलावरण वर्दी में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। जनरल, एक गार्ड उसके पीछे दौड़ा। बेड़ा पूर्वी चीन सागर में प्रवेश कर चुका है और यह आधे घंटे में रयूकु द्वीप समूह के पास पहुंच जाएगा। इस क्षण डेट्रिक अपने होश में वापस आ गया। वह अभी भी पाइप पी रहा था। अचानक उसे उठा लिया और एक घूंट पी लिया। गार्ड की ओर देखते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं, पहले आप नीचे जाइए। उसी समय उसने अपने सहायक से पूछा, पूर्व चेतावनी विमान कहाँ है? और पनडुब्बी बेड़ा प्रारंभिक युद्ध खुफिया जानकारी कैसे एकत्रित हो रही है? हालांकि वह जियागुओ के साथ कोई विवाद नहीं चाहता था, लेकिन वह लाइटहाउस किंगडम का एक सैनिक भी है। परिचालन मुख्यालय के आदेशों का सामना करते हुए डेट्रिक केवल आज्ञा पालन ही कर सकता था। सहायक 2 कदम आगे बढ़ा। उसने फोल्डर उठाया, उसे खोला और डेट्रिक को दे दिया। सम्मानपूर्वक उत्तर दिया गया, जनरल को रिपोर्ट करें, पूर्वी चीन सागर पिछले 2 दिनों से बहुत अधिक कोहराग्रस्त है और प्रारंभिक चेतावनी विमान का प्रभाव थोड़ा खराब है। लेकिन हमारी पनडुब्बियां बाहरी जल क्षेत्र में तैनात हैं और कोई समस्या नहीं पाई गई है। डेट्रिक उस फाइल को खोल रहा था जैसे ही वह उसका परिचय दे रहा था। जैसा कि एडजुटेंट ने कहा, पूरे पूर्वी चीन सागर में पनडुब्बी को कोई समस्या नहीं मिली। यहाँ तक कि जब वे इतनी दूर तक आ गए तब भी सोनार को कुछ भी बड़ा पता नहीं चला। और आदेश के कारण जब पूरा बेड़ा पूर्वी चीन सागर के पास पहुंचा तो उसने सीधे उसमें घुसपैठ नहीं की। बस पूर्वी चीन सागर के चारों ओर घूमे और रयूकु द्वीप पर जाए। डेट्रिक ने दस्तावेज को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। उसके दिल में कुछ संदेह थे और उसे हमेशा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि समस्या कहाँ है। सोचते समय कोई व्यक्ति फिर आया और कुछ नवीनतम दस्तावेज लेकर आया। ये देश से भेजा गया था। पूर्वी चीन सागर का संपूर्ण उपग्रह मानचित्र, जिसमें जियागुओ के बेड़े का प्रेषण और मार्ग भी शामिल है। सहायक ने इसे प्राप्त किया, दस्तावेज की सामग्री पर नजर डाली और डेट्रिक को रिपोर्ट की। क्या? डेट्रिक ने भौहें चढ़ाईं। जियागुओ का बेड़ा सैन्य अभ्यास क्षेत्र छोड़ चुका है और रयूकु द्वीप समूह पर भी आ रहा है। धिक्कार है। तार्किक रूप से कहें तो रयूकु द्वीप समूह को फुसान साम्राज्य का क्षेत्र माना जाता है और उनके प्रकाशस्तंभ देश के लिए फुसान क्या है? भले ही पूर्वी चीन सागर के बाहरी क्षेत्र में 3 बेड़े तैनात हों। जियागुओ की पिछली शैली के साथ उन्होंने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी कड़ी निंदा की। शक्ति और साहस के संदर्भ में उन्होंने कभी भी लाइटहाउस कंट्री के साथ सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। अब डेट्रिक की भौहें और भी गहरी हो गईं। यूनाइटेड फ्लीट की यात्रा पूरी तरह से जियागुओ को डराने के लिए थी। जब युद्ध शुरू करने की बात आती है तो उनके लाइटहाउस देश में साहस नहीं होता। इसके अलावा यह अभी भी समुद्र के पास है। 3 विमान वाहक बेड़े का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि अगर 10 और बेड़े भी हों तो जियागुओ को हराना बिल्कुल असंभव है और इसके बजाय वह गंभीर चोटों के साथ वापस आएगा। दोनों पक्षों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मारपीट न करें। चीन लौटने के बाद मुख्यालय के लोग मुझे जाने देंगे। लेकिन अगर हम वास्तव में लड़ते हैं, हम इस बात पर चर्चा न करें कि हम लड़ सकते हैं या नहीं। जब चीन लौटने का समय आएगा तब भी कांग्रेस दोष अपने ऊपर ही डालेगी। हालांकि वह एकमात्र 4 सितारा जनरलों में से एक है, लेकिन उन राजनेताओं की नजर में ये सिर्फ एक पद है जिसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। डेट्रिक ही वह व्यक्ति था जिसे सबसे अधिक चोट पहुंची। बात बस इतनी है कि अब तीर डोरी पर है और उसे छोड़ा जाना है। डेट्रिक ने सीधे अपने हाथ में दस्तावेज बंद कर दिया।
उसका चेहरा थोड़ा उदास था और वह खिड़की के बाहर विशाल पूर्वी चीन सागर को देख रहा था। फिलहाल उसके लिए संकोच की कोई गुंजाइश नहीं है। बेड़ा भी एक स्थान पर नहीं रुक सकता। मैं पहले केवल ryukyu द्वीप पर जा सकता हूं और फिर हम एक एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। कम से कम आप उन लोगों को भविष्य में आराम से रहने नहीं दे सकते जो खुद के लिए दोष लेना चाहते हैं। डेट्रिक ने एडजुटेंट की ओर देखा। फुसांग देश को पहले ही नीचे जाने का आदेश दे दिया गया है ना? सहायक ने सिर हिलाया। जनरल, ryukyu द्वीप समूह में सैन्य ठिकानों को साफ कर दिया गया है और सभी फुसो नागरिकों को निष्कासित कर दिया गया है। मैंने ऐसा नहीं कहा। डेट्रिक ने सीधे बीच में ही टोक दिया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, जाओ और फुसांग को सूचित करो कि वह एक बेड़ा भेज दे। हमारा संयुक्त बेड़ा पूर्वी चीन सागर में उनके साथ सैन्य अभ्यास भी करेगा। अभी सहायक एक क्षण के लिए ठिठक गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया। वह कम से कम एक ब्रिगेडियर जनरल तो थे। मैंने इन राजनीतिक चीजों के बारे में बहुत कुछ सुना है। जहां तक डेट्रिक के कदम का सवाल है, सहायक ने तुरंत ही उसका उद्देश्य समझ लिया। उन्होंने सिर हिलाया और सैन्य सलामी दी। हाँ जनरल, जिया किंगडम का बेड़ा ryukyu द्वीप समूह के बहुत करीब है। जब संयुक्त बेड़ा पूर्वी चीन सागर के पास पहुंचा तो वे पहले ही ryukyu द्वीप के बाहरी इलाके में रुक चुके थे। यहाँ कई अलग थलग द्वीप हैं जो बंजर और आबाद हैं। यद्यपि आपूर्ति नहीं है, लेकिन अस्थायी रोक के तौर पर यह पर्याप्त है। इंजीनियरों के प्रयासों से कुछ ही घंटों में एक अस्थायी कमांड पोस्ट स्थापित कर दी गई। बेड़े में कई बड़े आपूर्ति जहाज हैं जो इस सैन्य अभ्यास की दैनिक खपत के लिए पर्याप्त हैं। जहां तक माओक्सियोंग साम्राज्य के युद्धपोतों का प्रश्न है, किन जेन के आने के बाद उसने भी उन्हें ये स्पष्ट कर दिया। हाल ही में माओक्सियोंग देश और लाइट हाउस देश के बीच संबंध गर्म हो गए हैं और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। कल माओक्सियोंग साम्राज्य का बेड़ा पहले ही उत्तर की ओर बढ़ चुका था। आर्कटिक सर्कल को पार करने और काला सागर में वापस लौटने की तैयारी करें। इस समय मुख्यालय के अस्थायी बोर्ड रूम में किन जेन डेस्क पर बैठे और कुछ घंटों में एकत्रित की गई जानकारी की समीक्षा करने लगे। यह मुख्य रूप से प्रकाश स्तंभ देश के बेड़े के बारे में समाचार है। उन्हें ये भी पता चला कि संयुक्त बेड़ा ryukyu द्वीप समूह के निकट पहुंच रहा है। मानचित्र से पता चलता है कि जिस पृथक द्वीप पर वे स्थित है, वह उनके सैन्य अड्डे से केवल 100 किलोमीटर दूर है। दोनों पक्षों के विमान वाहक बेड़े के लिए ये लगभग आमने सामने की दूरी है। इसके अलावा प्रकाश स्तंभ देश के बेड़े का विन्यास अपेक्षाकृत पूर्ण है। हो सकता है कि इस समय उनके पैरों के नीचे कई विमानवाहक पोत मंडरा रहे हों, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि जियागुओ की नौसेना हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई है, लेकिन आखिरकार इसकी तुलना दूसरों के 100 वर्षों के संचय से नहीं की जा सकती। इसके अलावा यह मेरे घर के पास समुद्र में है। किन जेन के गुस्से के कारण वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सीधे मिसाइलों का उपयोग करने का साहस करता है। स्वाभाविक रूप से वे प्रकाश स्तंभ देश के बेड़े के उत्पात से नहीं डरेंगे। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने फाइल बंद कर दी। धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए उसने मन ही मन किन जेनहुआ द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को याद किया। चाहे जो भी हो, जियागुओ का बेड़ा सबसे पहले हमला नहीं करना चाहिए, भले ही कुछ विध्वंसक बर्बाद हो जाएं। जब तक विमान वाहक प्रभावित नहीं होता है, चाहे दूसरा पक्ष कितना भी उत्तेजक क्यों न हो, किंजेन को पहले हमला नहीं करना चाहिए। खलनायक सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 352 इंटरनेट पर करोड़ों लोगों की गर्मागरम चर्चा। ट्विटर सैन्य कार्रवाई। नहीं नहीं नहीं, यह कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ एक सामान्य क्रूज है। सैन्य कार्रवाई को सैन्य कार्रवाई तभी कहा जाता है जब लड़ाई हो। जो लोग अपनी हड्डियों से काया हैं वे हमारे योग्य नहीं हैं। हे भगवान, हमारे पास 3 विमान वाहक बेड़े हैं। क्या आपको लगता है कि हम उन्हें केवल एक विमान वाहक के साथ नहीं हरा सकते? आप सभी का धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जियागुओ हमेशा शेखी बघारने का आदी है, लेकिन वह वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मुझ पर विश्वास करो, मैं लाइट हाउस कंट्री को फिर से बेहतर बनाऊंगा। एक्स्ट्रानेट पर छोटे नीले पक्षी पर बीकन नेशनल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ट्विटर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वैसे भी जियागुओ इन्हें नहीं देख सका। वह अपनी पहचान के बारे में बिना किसी संकोच के बेपरवाही से बोल रहे थे, और राष्ट्रपति के नेतृत्व में पूरा ट्विटर, पूरे एक्स्ट्रानेट पर सभी मीडिया के साथ साथ उन्होंने पूर्वी चीन सागर की चीजों पर भी ध्यान दिया है। प्रतिशत से अधिक लोगों को लगा कि जियागुओ उनके नियंत्रण से बाहर है। संयुक्त बेड़े के दबाव का सामना करते हुए उन्होंने उनसे मिलने की पहल करने का साहस किया।
यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि संयुक्त बेड़े में 3 विमानवाहक पोत हैं। एक को ही निकाल लीजिए, ये टन का एक विशाल विमानवाहक पोत है। दूसरी ओर जियागुओ का जहाज केवल टन का था। अकेले एक जहाज के साथ जियागुओ के लिए जीतना असंभव है। एकमात्र मोड़ ये हो सकता है कि यह जिया किंगडम के तट से दूर था, है ना? इसके अलावा जियागुओ के पास जीत का कोई मौका नहीं होगा। इंटरनेट पर होने वाली चर्चाएं जल्द ही चीन में स्थानांतरित हो गईं। प्रारंभ में बहुत से लोगों ने सैन्य अभ्यास पर ध्यान नहीं दिया। इस सब पर मनोरंजन सितारों का प्रभुत्व है। और इंटरनेट पर उथल पुथल के बाद पूर्वी चीन सागर में वर्तमान टकराव पूरे इंटरनेट को ज्ञात हो गया है। कोई भी वास्तव में नहीं सोचता है कि हमने जो 250 स्टॉप घोषित किए हैं वे वास्तव में केवल 250 हैं। ये सीटीएम है, ये लाइट हाउस देश के कुत्ते के दिन को पलट रहा है। जब तक वे लड़ना चाहते हैं हमें अंत तक लड़ना चाहिए। पूरी जीत तक लड़ो। हे देश को बाधित करने वाले लोगों का एक समूह। ये सच है कि घरेलू ताकत लाइट हाउस देश को नहीं हरा सकती। यह एक तथ्य है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। वास्तव में अब अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी आलोचना होगी। वे सभी अज्ञानी ग्रामीण लोग हैं। इस तरह की चर्चाओं ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। आमतौर पर किसी छोटे ताजे मांस को अपनी उंगली काटते हुए या उसे खरीदने वाले व्यक्ति के बारे में सभी प्रकार की गर्म खोजें होती हैं। इस समय गायब हो गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कीबोर्ड लहराते हैं और बकवास करते हैं। एक निश्चित समय पर सभी पहचान संबंधी जानकारी अचानक सार्वजनिक कर दी गई और प्रमुख मुख पृष्ठों की सुर्खियों में पोस्ट कर दी गई। माफ करें, वेंडाओ को अपग्रेड करने के बाद वह पूरे जिया किंगडम इंटरनेट को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। यहां तक कि जब तक किन्हुआनियू तैयार है यह बाहरी नेटवर्क पर भी कब्जा कर सकता है। साथ ही किन्हुआनियू की पहचान और अधिकार, कई आधिकारिक सूचना नेटवर्क प्रश्नकर्ताओं के लिए खुले हैं। कुछ लोगों को ढूंढना तो बहुत आसान है और जिन लोगों ने लाई को इंटरनेट पर जबरन डाला उन्हें सभी ने जल्द ही पहचान लिया। सैन्य अभ्यास की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट पर चल रही इस गर्म चर्चा के बारे में स्वाभाविक रूप से किन परिवार में सभी को पता था। क्योटो में किन झेनहुआ जिया नान के साथ बैठा था और वे धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे थे और जिया यू का फिगर भी एक तरफ ऊपर बैठा हुआ था। क्योटो लौटने के बाद से चाहे वह कहीं भी जाए जिया नान उसे अपने साथ ले जाएगी। इसका उद्देश्य उसे उच्च स्तरीय अधिकारियों के सामने उसका चेहरा दिखाने के लिए लाना है ताकि भविष्य में कोई उसे अपमानित न कर सके। लेकिन जिया नान पूरी तरह से दिखावे के लिए है। कोई रास्ता नहीं है। जिया यू को केवल खोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। टपकना अचानक किन झेनहुआ का सेल फोन बीप हुआ। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और जिया नान के साथ अपनी उत्सुक चर्चा रोक दी। फोन निकालो और देखो। प्रश्न। मार्शल किन झेन, जियांगसू, झेजियांग और फुजियान के 3 प्रांतों में कम दूरी की मिसाइलों के प्राधिकरण का आह्वान कर रहे हैं। पूर्वी चीन सागर को लक्ष्य करने वाली कुल मिसाइलें हैं। किन झेनहुआ की पुतलियां अचानक फैल गईं और वह वहीं जम गया। उसके सामने जिया नान एक नजर में बता सकती थी कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने पूछा, बूढ़े किन, क्या हुआ? किन झेनहुआ ने कुछ नहीं कहा लेकिन फोन जिया नान के सामने रख दिया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। स्विश। जिया नान का चेहरा भी तुरंत हरा हो गया। पूरा व्यक्ति एक धमाके के साथ अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। दोनों की हरकतों से जिया यू का शरीर कांपने लगा। उसने उन दोनों को संदेह भरी नजरों से देखा। किन झेनहुआ ने अब और संकोच नहीं किया। व्यस्त होने के कारण उसने फिर से इंटरफेस बंद कर दिया और सीधे किन जेन को फोन किया। बीप 2 रिंग के बाद दूर पूर्वी चीन सागर में स्थित किन झेन ने इसे उठा लिया। नमस्ते पिताजी। पिताजी कैसे पिता? जब आप घोड़े पर कदम रखते हैं तो आप मेरे पिता होते हैं। किन जेन। जैसे ही वह फोन पर आया किन झेनहुआ ने शाप दिया। उसने महसूस किया कि जिया यू उसके बगल में थी, इसलिए उसने बलपूर्वक अपने क्रोध को नियंत्रित किया। उसने किन जेन के दोबारा बोलने का इंतजार नहीं किया। पूछा, क्या आपने अभी अभी शॉर्ट रेंज मिसाइल अथॉरिटी को फोन किया था? फोन के दूसरी तरफ किन जेन खुद भी हैरान थे। वह अभी चलना शुरू कर रहा है, अभी शुरू करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्योटो में किन झेनहुआ को इसके बारे में कैसे पता चला? उसने अपने बगल में बैठे सहायक की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें सतर्कता से भरी थीं। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और कहा, हाँ मैं करता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? किन झेनहुआ ने ठंडी आवाज में कहा। मैं, किन जेन ने अभी बोला। किन झेनहुआ गुस्से से दहाड़ा,
क्या मैंने तुम्हें मुझ पर कदम रखने से पहले कहा था कि तुम्हें शांत रहना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है? किन जेन ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। संदेह के अलावा उसके दिल में अभी भी नासमझी का निशान है। किसी भी हालत में मैं अपनी ताकत के आधार पर मार्शल की स्थिति में बैठने में सक्षम था, है ना? युद्ध के मैदान में मैं खुद इन चीजों को जानता हूँ। पिताजी ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी? मैं अभी अधिकारी को फोन करता हूँ। उन्हें इन प्रति उपायों को पहले से ही तैयार रखना था ताकि बाद में उनकी गति धीमी न हो जाए। लाइट हाउस कंट्री की इस तरह उछल कूद की स्थिति को देखते हुए कौन जानता है कि क्या वह अचानक कोई कदम उठाएगा। यदि आप उस समय अनुमति मांगते हैं तो क्या यह अभी भी समय पर होगा? बिल्कुल। किन जेन केवल अपने दिल में इन शब्दों के बारे में सोच सकता था। भले ही वह सही था, लेकिन किन जेनहुआ का सामना करते समय वह इसका खंडन नहीं कर सका। वह केवल औपचारिकतावश ही सहमत हो सका। इसे भूल जाओ। किन जेनहुआ ने भी उसकी यह बात सुनी। तुरंत ही आवाज धीमी हो गई। जहां तक विमान रोधी तोपखाने के निकट होने की बात है तो आप ये काम स्वयं कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। मुझे मुख्य रूप से इस बात की चिंता है कि आप वाहक आधारित विमान भेजेंगे। किन जेनहुआ के शब्दों को सुनकर किन जेन को फिर से बहुत संदेह हुआ। विमान वाहक हैंगर में वास्तव में 20 से अधिक विमान वाहक आधारित हैं। किन जेन को ये पहले से पता था। ये सिर्फ इतना है कि इस विमान वाहक को सैन्य अभ्यास से पहले कुछ समय के लिए किन जेनहुआ ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब इसे वापस लाया गया तो हैंगर अवरुद्ध था, और किन जेनहुआ ने भी खुद को सख्त चेतावनी दी कि हैंगर को पहले से नहीं खोला जाना चाहिए, उसकी खबर का इंतजार करना चाहिए। अब आप अभी भी हैंगर के कारण इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? किन जेन थोड़ा उत्सुक था, लेकिन ये जिज्ञासा ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि किन जेनहुआ ने उसे सीधे फोन पर बताया था। विमान वाहक हैंगर में 11 छठी पीढ़ी के परीक्षण विमान है, आपको उन्हें पहले से उजागर नहीं करना चाहिए। अन्य उकसावे और संघर्ष आप इच्छानुसार उनसे निपट सकते हैं, भले ही आप एक हो। हालांकि उन प्रोटोटाइप को भेजा नहीं जाना चाहिए और ज़ियाओ से समाचार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बाकी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बात करने के बाद किन जेनहुआ ने सीधे फोन काट दिया। फोन पर व्यस्तता की ध्वनि गूंजी, लेकिन किन जेन अभी भी स्तब्ध था। मुझे होश में आने में काफी समय लगा। खलनायक सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 353 सायरन हैचिंग। दोपहर ज़िया गुओ समाचार विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस बार प्रवक्ता सूचना मंत्रालय का अधिकारी नहीं था, यह ज़िया नान है। हालांकि इस समय देश में ज़िया नान की कोई विशिष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन हर कोई जानता था कि वह ज़िया साम्राज्य के अगले महान बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हालांकि झोउ वेइमिन का शरीर ठीक हो गया है, लेकिन देश में उनका पद मूलतः ज़िया नान द्वारा रिक्त कर दिया गया है। शंघाई शेयर बाजार में पिछली बार जो हुआ उसके बाद झोउ परिवार के प्रति ज़िया नान का धैर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विज्ञापन, इसके अलावा नकली योयो चीज, अब उसे झोउ परिवार के बारे में अच्छी धारणा नहीं रही। ये केवल समय की बात है कि झोउ वेइमिन को खाली कर दिया जाएगा। इस बार बीकन देश के राष्ट्रपति इंटरनेट पर ज़िया गुओ को बदनाम करने के लिए आगे आए। ज़िया नान स्वाभाविक रूप से खड़ा होना चाहता था। पूर्वी चीन सागर में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास उचित, कानूनी और अनुपालन योग्य है। बीकन राज्य और उसके संयुक्त देशों के उकसावे के खिलाफ ज़िया राज्य सरकार अपनी गंभीर निंदा व्यक्त करती है और कदम उठाएगी। संयुक्त बेड़े ने ज़िया किंगडम बेड़े को उकसाने की हिम्मत की और इसे निश्चित रूप से एक उचित जवाबी हमला मिलेगा। इस बार ज़िया नान के भाषण की अभी भी कड़ी निंदा की गई, लेकिन उनके शब्द कहीं अधिक क्रांतिकारी हैं। उच्च समुद्र पर संयुक्त बेड़े का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आधा कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तो इसके लिए हमें दोष न दें। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कुछ उत्तेजक शब्द जोड़े। ज़िया नान ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने सामने लगे सैकड़ों कैमरों को देखा। जहां तक बड़े अध्यक्ष का सवाल है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अधिक स्पष्ट सोच रखें। बॉस युवा नहीं है। जल्द ही नया कार्यकाल शुरू होगा, आइए कम ट्वीट करें और अधिक स्मार्ट बने। भाषण समाप्त हो जाएंगे। ज़िया नान के शब्द अनगिनत समाचार मीडिया के साथ साथ इंटरनेट पर भी फैल गए। कुछ समय तक पूरा इंटरनेट दोनों देशों के बीच मुकाबले पर चर्चा करता रहा। बेशक इंटरनेट पर अधिक लोग अभी भी ज़िया गुओ के बारे में आशावादी नहीं हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा के संबंध में ज़िया गुओ ने कुछ नहीं कहा। लाइट हाउस राज्य जिला महल में कहीं एक कार्यालय में धमाका, एक जोरदार धमाका।
बड़े राष्ट्रपति ने अपने सामने मेज को जोर से पटका। उसके पूरे सिर पर भूरे बाल हैं और उसका चेहरा भी लाल और पीले धब्बों से ढका हुआ है। इस समय राष्ट्रपति का चेहरा लाल हो गया और वे सामने टीवी पर चल रही तस्वीर को घूर रहे थे। इनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिया नान का भाषण भी शामिल था। वह जिया नान को जानता है। वह जिया गुओ के अगले राष्ट्रपति थे और उन्होंने जो कहा वह पूरे जिया साम्राज्य के दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि आप यूनाइटेड फ्लीट और उनके प्रकाश स्तंभ देश की निंदा करते हैं तो ये ठीक है। आपको अभी भी उन चीजों का उल्लेख क्यों करना है जो आपने ट्वीट की थी? इसे सहन नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के दाहिने हाथ की हथेली हथौड़े से थोड़ी सुन्न हो गई थी, लेकिन वह अब इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उन्होंने अपने पास प्रतीक्षा कर रहे मंत्रियों की ओर ठंडी निगाह से देखा, जो अपनी हंसी रोक रहे थे। यद्यपि मेरी कई शक्तियां कांग्रेस और संसद द्वारा अवरुद्ध हैं, हालांकि उनके पास अभी भी मंत्रियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार है। बड़े राष्ट्रपति की क्रोधित आंखें देखिए। कई मंत्रियों ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट रोक ली। उनमें से हर एक के चेहरे पर धार्मिक क्रोध भी दिख रहा था। धिक्कार है, जिया गुओ की हिम्मत कैसे हुई पलटकर बात करने की। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। मैं तुरंत बैठक बुलाने का प्रस्ताव करता हूँ। चुप रहो। राष्ट्रपति दहाड़े और दहाड़ कार्यालय में गूंज उठी। उसकी आंखें और अधिक उदास हो गईं, जिया नान को देखते हुए जो टीवी पर हल्के से मुस्कुरा रही थी। लड़ाकू कमान को आदेश भेजो और संयुक्त बेड़े को कार्रवाई करने दो। जिया गुओ के बेड़े को उकसाओ, उन्हें पहले युद्ध के संकेत भड़काने दो। राष्ट्रपति ने बोलना समाप्त किया। इसके बजाय कई मंत्री चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर राष्ट्रपति की ओर शून्य दृष्टि से देखा। युद्ध पर जाएं, उपयुक्त नहीं है ना? हालांकि लाइट हाउस देश किसी से नहीं डरता। बात बस इतनी है कि अब हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह है जिया गुओ। इसके अलावा यह अभी भी दूसरों के अपतटीय रक्षा घेरे में है और एक बार जब वे कोई कदम उठाएंगे तो निस्संदेह वे हार जाएंगे। राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा, लेकिन राष्ट्रपति के थोड़े काले चेहरे को देखकर किसी ने भी पहले वाक्य को समझाने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम इस स्तब्धता में क्या कर रहे हो? राष्ट्रपति ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसने अपने सामने खड़े कई लोगों की ओर देखा, विशेषकर रक्षा सचिव। कार्यालय में रोशनी थोड़ी मंद थी और ये देख पाना लगभग असंभव था कि मंत्री कहाँ खड़े हैं। पूर्वी चीन सागर का अधिकांश भाग अभी भी उच्च सागरों का हिस्सा होना चाहिए, है ना? मैंने आपसे उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देने के लिए कहा था। हालांकि बड़े राष्ट्रपति कभी कभी बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन आखिरकार वह प्रकाश स्तंभ देश के राष्ट्रपति हैं। वह अभी भी यह बात समझता है। वॉशिंग पाउडर, शांति अभियान, क्या ये कारण और बहाने मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है? जैसे ही उसने ये कहा, सभी मंत्री उसकी मंशा समझ गए। उन्होंने अपना सिर हिलाया, फिर पुनः सिर हिलाया। रयोकू द्वीप समूह का जल। आज एक दुर्लभ शांत दिन है। समुद्र पर लहरें बहुत कम हैं, जैसे एक अनंत दर्पण। वह एकांत द्वीप किन झेन अस्थायी घाट पर खड़ा होकर दूर समुद्र और आकाश को देख रहा था। उसका मूड शांत हो गया है। किन झेन को छठी पीढ़ी के विमान की योजना के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रोटोटाइप इतनी जल्दी बन जाएगा। क्योटो थिएटर के अधिकार क्षेत्र में कई सैन्य कारखाने भी हैं। एक लड़ाकू विमान के लिए, चाहे वह चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ही क्यों न हो, परियोजना की मंजूरी से लेकर निर्माण तक कम से कम 10 वर्ष का समय लगता है। और हैंगर में रखे उन छठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप का उपयोग कितने समय से किया जा रहा है? 2 महीने या 1 महीने? आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, ये फिर से उस बच्चे की लिखावट ही होगी। संयुक्त बेड़े के दबाव का सामना करते हुए किन झेन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए केवल अपतटीय मिसाइलों का उपयोग कर सकते थे। अब जब उनके पास छठी पीढ़ी की मशीन है तो उनका मूड काफी शांत है। ठीक वैसे ही जैसे चीन में पहले से मौजूद X-20 लड़ाकू विमान। सही परिस्थितियों में चौथी पीढ़ी के 10 विमानों से लड़ना कोई समस्या नहीं है। जहां तक हैंगर में मौजूद लोगों की बात है तो 5वीं पीढ़ी के 100 विमानों का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? संयुक्त बेड़े के विमानवाहक पोत पर 5वीं पीढ़ी के बहुत सारे विमान हैं। बिल्कुल असंभव। किन झेन ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ दूरी में समुद्र को देखा। बगल में खड़ा सहायक सीधे उसकी ओर देखने लगा। उसे नहीं पता था कि उसने कितने समय से मार्शल को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। बुलाओ। किन झेन ने एक सांस छोड़ी। पिछले कुछ दिनों से उसके हृदय में जमा हुआ दबाव इस सांस के साथ खत्म हो गया। उसके सामने का समुद्र भी इस समय उसकी मनोदशा को प्रतिबिंबित कर रहा था।
सुखदायक, शांतिदायक। पूर्वी चीन सागर लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह ऊपर से फुसांग और नीचे से लिनवान प्रांत से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में पूर्वी चीन सागर सामान्य से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा है। और इस विशाल समुद्र के नीचे इस समय किसी भी जैविक गतिविधि का कोई निशान नहीं देखा जा सकता है। समुद्र का पानी बहुत साफ हो गया और यहाँ तक कि पानी में मौजूद विभिन्न प्लवक भी नंगी आंखों से आधे से भी कम दिखाई देने लगे। तैरने वाली मछलियों की विशाल विविधता का तो जिक्र ही नहीं। समुद्र तल की औसत गहराई लगभग 500 मीटर है और यहाँ सूर्य की रोशनी मुश्किल से ही आती है। चारों ओर अंधेरा था और कुछ परछाइयां धुंधली दिखाई दे रही थीं। सभी प्रकार के जलीय पौधे और प्रवाल जो आमतौर पर समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं, वे भी गायब हो गए। इसके स्थान पर तरबूज के आकार की गेंदें हैं। गेंद का पूरा शरीर अंडे की तरह हल्का सफेद है और पत्थर की तरह भी। शांत समुद्र तल से आच्छादित। आप एक नजर में इसका अंत नहीं देख सकते। इसकी संख्या कभी कभी मिलियन से भी अधिक होती है। पहली गेंद अचानक थोड़ी सी कांप उठी। तुरंत ही मैंने देखा कि गोले की सतह पर अचानक एक दरार पड़ गई। अंडे में मौजूद बलगम तुरंत ही समुद्र के पानी में फैल जाता है और शीघ्र ही पुनः अवशोषित हो जाता है। और जल्द ही एक काला और भूरा पंजा अचानक अंडे से बाहर निकल आया। चूंकि यह अंडा सफलतापूर्वक फूट चुका है, समुद्र की तलहटी में अनगिनत अंडे समूहों में फूट गए और उन अंडों को उनकी अपनी प्रजाति द्वारा शीघ्रता से तोड़ दिया गया। अंडे में मौजूद सभी चीजें खा लो। वहां तो अंडे का एक छिलका भी नहीं बचा था। यही दृश्य पूर्वी चीन सागर के तल पर भी एक साथ घटित हो रहा है। लेकिन इस समय समुद्र पहले की तरह ही शांत और शांतिपूर्ण था। खलनायक, सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 354 संयुक्त बेड़ा अलग ऑपरेशन बूम बूम बूम। दरवाजे पर जल्दी से दस्तक हुई। डेट्रिक आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, दरवाजा धक्का देकर खोला गया और कोई अंदर आया। जनरल, कुछ हुआ है। यह उनका सहायक था जो अंदर आया। टेलीग्राम हाथ में पकड़े हुए उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। डेट्रिक ने भौहें चढ़ाई। टक्कर के लिए उसे डांटा नहीं, उठकर उसके सामने चला गया। चिंता मत करो, धीरे बोलो। फुश। विज्ञापन एडजुटेंट हॉर्नफेने लगा। जनरल, मुख्यालय ने संयुक्त बेड़े को तुरंत प्रवेश करने का आदेश भेजा है। क्या? डेट्रिक ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से तार छीन लिया और कुछ देर तक उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसने गहरी सांस भी ली। धिक्कार है। डेट्रिक कराह उठा। कांग्रेस के लोग बेकार हैं और राष्ट्रपति सचमुच भ्रमित हैं। उनकी योजना के अनुसार संयुक्त बेड़ा फुसान के साथ सैन्य अभ्यास कर सकता है। इस तरह दूसरों द्वारा नाराज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कौन गारंटी दे सकता है कि सैन्य अभ्यास के दौरान कोई दुर्घटना नहीं होगी? यदि आपका अपना जहाज लंबे समय से जर्जर है तो आप गलती से इसे गोली मार देते हैं। और नहीं। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन अब राष्ट्रपति ने उनसे क्या करने को कहा? प्रोवोकेटिव, शानदार उपहार केकड़ा। वह मूर्ख नहीं है, ये जानते हुए कि आप उकसा रहे हैं। आप मूर्ख कैसे बन सकते हैं? अकेले नाव को किसी और के धनुष पर भेजना संभव नहीं है ना? डेट्रिक ने मन ही मन धिक्कारा। वह तार को अस्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था। सहायक ने पुनः कहा, जनरल, ये संदेश अन्य 2 बेड़े के कमांडरों को भी भेजा गया है और कमांड से आदेश है कि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। डेट्रिक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। हालांकि वह इस समय संयुक्त बेड़े का कमांडर इन चीफ है, वह सर्वोच्च रैंक भी है। हालांकि तीनों बेड़े अभी भी अलग अलग कमान में थे। अन्य 2 बेड़े में लाइट हाउस किंगडम के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 2 सैनिक थे। उनकी उम्र में पदोन्नति पाना पहले से ही बहुत कठिन है। मेरे जैसे 4 सितारा जनरल तक पहुंचने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा वे दोनों उस बेड़े के मूल कमांडर थे जिससे वे संबंधित थे और बेड़ा उनका पुराना अधीनस्थ था। मैं आमतौर पर अपने प्रति न तो बहुत ठंडा रहता हूं और न ही बहुत गर्म। ये देखते हुए कि श्वेतो लिया जा सकता है, इसे सहन करना कैसे संभव हो सकता है? डेट्रिक के पास अपने सहायक से शिकायत करने का समय नहीं था और उसने जल्दी से दीवार से अपना कोट उठा लिया। उसने अपना सिर घुमाया और द्वीप की ओर दौड़ पड़ा। इस समय शंघाई शेयर बाजार। सैन्य अभ्यास शुरू होने में अभी पूरा 1 दिन बाकी है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह सैन्य अभ्यास केवल नाम मात्र का ही रहा है। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि दोनों देश किस दिशा में जाएंगे। किन हुआनयू लिविंग रूम में बैठा था और लेईजी उसके बगल में बैठा था। वे दोनों आराम से चाय पी रहे थे। ड्रिप ए संदेश चेतावनी ध्वनि। लेईजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपने हाथ से चाय का कप दूर रख दिया।
उसे उठाकर देखते हुए उसने कहा, गुरुजी, बुजुर्गों से खबर मिली है कि संयुक्त बेड़े की ओर से कार्रवाई हो रही है। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या करना है। किन हुआनयू ने चाय पीना बंद कर दिया। लेई जी की ओर देखते हुए, लिन यांग कहाँ है? लेई जी ने थोड़ी देर तक फोन पर खोज की। उन्होंने उत्तर दिया, हम पहले ही उस समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां बेड़ा स्थित है, और हम किसी भी समय प्रेषण भेज सकते हैं। बहुत समय पहले योजना ये थी कि लिन यांग को उन समुद्री राक्षसों से निपटने दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे स्थिति कदम दर कदम बढ़ती गई, किन हुआनयू की योजना लगातार अद्यतन की जा रही है, विशेषकर ये जुए की पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य के बारे में जानने के बाद लिन यांग को बाहर धकेलना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किन हुआनयू ने सिर हिलाया, वहां आप एक संदेश भेज सकते हैं। और दादाजी, इसकी चिंता मत कीजिए, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद किन हुआनयू ने इसके बारे में फिर से सोचा। इसके बारे में कुछ देर सोचें। उन्होंने आदेश दिया, बाद में आप फिर से पंडू जा सकते हैं और देख सकते हैं कि बी फोन कब तैयार होगा। लेई जी सोफे से उठ खड़ा हुआ और किन हुआनयू को प्रणाम किया। ठीक है युवा स्वामी। सभी लोग द्वीप पर इकट्ठे हो गए हैं। किन जेन थोड़ी उदास अभिव्यक्ति के साथ भीड़ के सामने खड़ा था। उसका सहायक बाहर से आया, किन जेन के पास गया और धीरे से कुछ शब्द कहे। किन जेन ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से सहायक की ओर देखा। कुछ देर तक चुपचाप सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं, पहले आप नीचे जाइए। उसने फिर से अपने सामने लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। अब स्थिति क्या है? किसी ने तुरंत उत्तर दिया, मार्शल, दिशा हमारी ओर आ रही है। उनके मार्ग को देखते हुए उन्हें में प्रवेश करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा बेड़ा भी है, जो अभी भी द्वीपों के आसपास ही रह रहा है। विभाजन करें। किन जेन ने स्क्रीन पर प्रदर्शन स्क्रीन को देखा, थोड़ा उलझन महसूस कर रहा था। क्या लाइटहाउस देश इतना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? लेकिन अगर आप सिर्फ डराना चाहते हैं, तो हमले के लिए बेड़े को विभाजित करना क्यों जरूरी है? पनडुब्बी बेड़ा कहाँ है? किन जेन ने फिर पूछा। उनके अपने बेड़े को सैन्य अभ्यास के लिए तैयार किया गया था, इसलिए वहां कोई पनडुब्बी नहीं है। समुद्र तल पर नियंत्रण के लिए ये स्पष्ट रूप से संयुक्त बेड़े से कमतर है। उस व्यक्ति ने पुनः उत्तर दिया, संयुक्त बेड़े में 11 पनडुब्बियां हैं और उनमें से 7 पहले ही भेजी जा चुकी हैं। इसके 1.5 घंटे में यहां पहुंचने की उम्मीद है। सभी लोग चुपचाप रिपोर्ट सुन रहे थे। अचानक बड़ी स्क्रीन पर दूसरी तरफ छोटे सफेद बिंदुओं का एक समूह दिखाई दिया। संयुक्त बेड़े के सभी जहाजों के प्रदर्शन लाल बिंदुओं से बने हैं। जिस व्यक्ति ने इसकी सूचना दी वह भी थोड़ा उलझन में था। उन्होंने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से फिर चिल्लाया, मार्शल, हमारे बेड़े से पश्चिम में समुद्री मील की दूरी पर एक और बेड़ा खोजा गया था, लेकिन ये हमारी श्वेत सूची में है। क्या? सभी ने कहा। स्क्रीन पर प्रदर्शित आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि यह बेड़ा बहुत बड़ा है। संभवतः वहां सैकड़ों जहाज होंगे, लेकिन प्रत्येक जहाज का आकार अत्यंत छोटा है, केवल 10 मीटर से अधिक लंबाई का। तार्किक रूप से कहें तो बेड़े की श्वेत सूची में शामिल युद्धपोत प्रत्येक सैन्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विध्वंसक हैं। सबसे छोटे जहाजों का भी भार 1000 टन होता है। इस अकथनीय बेड़े का क्या हुआ? सभी ने किन जेन की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से इस समय किन जेन थोड़ा शांत लग रहा था। उन्होंने स्क्रीन पर प्रदर्शित मित्रवत बेड़े को भी देखा, उनकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। क्या ये वह सुदृढ़ीकरण है जिसके बारे में किन हुआनयू बात कर रहा था? बड़बोले ने कहा, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसका मैंने ख्याल रखा था? लिन यांग। हाँ, किन जेन ने मन ही मन सोचा और एक ही समय में सभी से कहा, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर वापस जाएं और अपना काम करें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो बेड़े को उठा ले जाए और उन्हें रास्ते से मेरे पास ले आए। ये कहने के बाद किन जेन ने अपना सिर घुमाया और द्वीप छोड़ दिया। किन जेन का भाषण सुनकर सभी के दिलों में अब कोई संदेह नहीं था। बस इतना है कि उच्च स्तरीय सैन्य व्यवस्थाएं अन्य हैं। सभी लोग तितर बितर हो गए। बेड़े में सभी गैस टरबाइन चालू कर दिए तथा किसी भी समय भेजे जाने के लिए तैयार हो गए। खलनायक सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 355 गर्म खून वाले युवा लिन यांग जनरल। कई लोग धीरे से चिल्लाए जब डेट्रिक जहाज द्वीप पर पहुंचा। अन्य 2 बेड़े पहले ही पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ चुके हैं, और चाहे वह कितना भी चिल्लाए, उसे दूसरे पक्ष से जरा भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। युद्ध के मैदान में यदि आप कमांडर के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो आप प्रतिद्वंद्वी को सैन्य अदालत में भेज सकते हैं।
लेकिन अब जिसे ऊपर भेजा जाएगा वह शायद मैं ही होऊंगा, है ना? डेट्रिक का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। कमान ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अपने बेड़े से पूछताछ के बावजूद उन्होंने फिर भी दृढ़तापूर्वक अस्थायी रूप से यही रहने का निर्णय लिया। चीन लौटने के बाद क्या होगा ये डेट्रिक को खुद भी नहीं पता, लेकिन लाइटहाउस कंट्री के कुछ 4 सितारा जनरलों में से एक के रूप में उनकी दृष्टि अन्य जियाओ की तुलना में नहीं है, दूसरों की परवाह किए बिना, सिर्फ इसलिए कि जियागुओ के बेड़े ने सीधे संयुक्त बेड़े का सामना करने की हिम्मत की। इसमें कई संदेह हैं। या फिर वे पूर्ण युद्ध के लिए तैयार हैं, या फिर लोग यूनाइटेड फ्लीट से बिल्कुल भी नहीं डरते। दूसरे शब्दों में कहें तो वे पहले से ही तैयार थे। डेट्रिक द्वीप पर चुपचाप खड़ा था, अपने अधीनस्थों की जांच का सामना कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। बीप, अचानक रेडियो बज उठा। आगे की पनडुब्बी से जानकारी वापस आ गई। एक वीडियो है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हे भगवान, ऐसा लगता है कि समुद्र की तलहटी में कुछ गड़बड़ है। ये चट्टानों और कीचड़ से क्यों भरा है? मछलियां कहाँ हैं? मूंगे कहाँ हैं? मैं कुछ भी नहीं देख सकता। समुद्र तल की अंतर्धारा के साथ वीडियो 2 बार हिला, फिर बंद हो गया। जहाज द्वीप पर हर कोई स्तब्ध खड़ा था। अभी भी उनके दिमाग में वीडियो में दिखाया गया दृश्य घूम रहा था। पूर्वी चीन सागर, जहां वे स्थित है, को विश्व में प्रचुर मात्रा में जलीय उत्पादों वाले क्षेत्रों में से एक माना जा सकता है। लेकिन वीडियो में उन समुद्री मछलियों के बारे में बात मत कीजिए। यहां तक कि समुद्र की तलहटी में मौजूद मूंगे भी खत्म हो गए हैं और हर जगह गड़बड़ है। यह ऐसा था जैसे अनगिनत लकड़ी के डंडों से कीचड़ पर अनगिनत बार खींचा जा रहा हो। पूरे महासागर की पारिस्थितिकी को बदलने की इतनी महान क्षमता किसके पास हो सकती है? असंभव, जब तक कि वह स्वयं भगवान न हो। यहां तक कि जियागुओ के लिए भी इस तरह की शक्ति होना बिल्कुल असंभव है। भीड़ में डेट्रिक स्वयं ही सबसे अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव वाले व्यक्ति थे। उसने वह वीडियो देखा और फिर पिछले 2 दिनों से अपनी बेचैन मनोदशा के बारे में सोचा। ये किसी बड़े रहस्य को छूने जैसा है। पूरा शरीर तुरंत ठंडे पसीने से भर गया। नहीं नहीं, वह गुर्राया और अपने सहायक की ओर देखने लगा। जल्दी वह वीडियो चीन वापस भेजो। खासकर कांग्रेस और संसद सुनिश्चित करें कि वे इस ऑपरेशन को रद्द कर दें। अगर कुछ हो गया तो यह मामूली बात है कि प्रकाश स्तंभ देश का चेहरा कटा हुआ है। समुद्री क्षेत्र में दोनों विमान वाहक बेड़े वास्तव में हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। डेट्रिक दहाड़ा और साथ ही द्वीप पर मौजूद अन्य सैनिकों की ओर इशारा किया। तुरंत उन दोनों बेड़े से संपर्क करो और उन्हें वापस बुलाओ। पूर्वी चीन सागर में प्रवेश नहीं कर सकते। जी जनरल, सभी ने वीडियो भी देखा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अगर पूर्वी चीन सागर ऐसा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। इस समय जियागुओ विमान वाहक के अंदर एक छिपे हुए सम्मेलन कक्ष में लिन यांग का आकार प्रभावशाली ढंग से उसमें बैठा हुआ था। इस समय वह तनाव में बैठा था। उसकी नजरें मेज पर रखे उसके हाथों पर टिकी थीं। उंगलियां अभी भी एक दूसरे को पार कर रही हैं और झूल रही हैं। उसके सामने ज्यादा दूर नहीं किन जेन वहीं बैठा रहा और लिन यांग को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। दोनों 3 मिनट तक सम्मेलन कक्ष में बैठे रहे और उनमें से किसी ने भी पहले बात नहीं की। इससे लिन यांग और भी अधिक घबरा गया। उसके सामने बैठा व्यक्ति जियागुओ का युद्ध का देवता है। युद्ध के देवता किन जेन का नाम कौन जानता है? जो पात्र अतीत में केवल टीवी पर देखे जा सकते थे, अब उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए। ये दृश्य मूर्तियों से मिलने के समय से 100 गुना अधिक तनावपूर्ण होना चाहिए, है ना? ओह, वह भी चुप्पी तोड़ने के लिए एक आवाज बनाना चाहता था। इस समय किन जेन ने भी बात की। आपका नाम लिन यांग है। लिन यांग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। किन हुआनू ने मुझे पहले बताया था। किन हुआनू, किन शाओ। परिचित नाम सुनकर लिन यांग अचानक दंग रह गया। इस क्षण तक उन्होंने अचानक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। किन हुआनू, किन जेन। क्या ये हो सकता है कि उसके सामने युद्ध के देवता किन जेन युवा मास्टर किन के पिता हैं? वो बहुत बढ़िया। वह दिल में पागलों की तरह दहाड़ा। वह तब और भी अधिक उत्साहित हो गया जब उसे पता चला कि दादा किन हुआनू दूसरे सबसे बड़े थे। कोई भी सामान्य दिमाग वाला जियागुओ व्यक्ति सैनिकों के प्रति भावुक होगा, विशेषकर किन जेन जैसे व्यक्ति के लिए जिसने अनेक सैन्य कारनामे किए हैं। लिन यांग स्वाभाविक रूप से उनके प्रति प्रशंसा से भरी हुई थी। किन हुआनयू के संबंध के साथ पूरे किन परिवार के लिए उसकी अनुकूलता इस समय आसमान से टूट गई।
यंग मास्टर किन की मदद के बिना वह बहुत पहले ही जासूसी प्रणाली द्वारा मूर्ख बना दिया गया होता। और अब जब मैं कार्य करने के लिए बाहर आता हूँ। युवा मास्टर किन अभी भी अपने बारे में सोच रहे थे। लिन यांग ने पहले से ही इस भावना को अपने दिल में रखा है। इस समय लिन यांग की उत्तेजित स्थिति को देखते हुए किन जेन भी काफी शांत था, उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। चूंकि इस लिन यांग का नामकरण और देखभाल किन हुआनयू ने की थी, इसलिए उन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। जहां तक उनका सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से लिन यांग को जूनियर मानते हैं। पिछला दरवाजा खोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन लिन यांग के लिए उन्होंने किन जेन की देखभाल को किन हुआनयू से जोड़ा। आपसी प्रसार के तहत लिन यांग का उत्साह धीरे धीरे अपना नाम बदलकर किन रख रहा है। किन हुआनयू को आपको इस बार पूर्वी चीन सागर में आने के मिशन के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था, है ना? जेन ने मुस्कुराते हुए पूछा और उसी समय एक सिगरेट निकाली और लिन यांग से पूछा कि क्या वह इसे चाहता है। इस कार्रवाई से लिन यांग की आंखें फिर से लाल हो गईं। शहर के ग्रैंड मार्शल, जिया किंगडम युद्ध के देवता, क्योटो युद्ध क्षेत्र के मार्शल ने व्यक्तिगत रूप से सिगरेट सौंप दी। क्या जिया साम्राज्य में कोई और है जो यह चेहरा पा सकता है? भले ही वह धूम्रपान न करता हो, फिर भी उसे सिगरेट लेनी होगी। लिन यांग सम्मानपूर्वक खड़ा हुआ और सिगरेट अपने हाथों में ले ली। साथ ही सिर हिलाकर कहा, मैंने कहा था मास्टर किन, मुझे जाने दो। रुको। किन जेन ने उसे सीधे टोकते हुए कहा, तुम्हें मुझे विशेष बातें बताने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो वह चाहता है। मेरा काम आपको पीछे तक ले जाना है। जैसे ही किन जेन ने बात की, उसकी अभिव्यक्ति अचानक क्रूर हो गई। उसने केवल आपको मजा करने के लिए कहा था, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको अंतिम परिणाम दूंगा। लिन यांग, उसकी ईमानदारी व्यक्त करने की प्रतीक्षा मत करो। किन जेन ने फिर कहा, यदि इस बार तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो वापस जाने के बाद मैं अपवाद स्वरूप तुम्हें मजे के लिए एक सैन्य पद दे सकता हूँ। जनरल सिमो के लिए भले ही लिन यांग के पास कोई सैन्य योग्यता न हो, ये पद आकस्मिक रूप से दिया जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि इस तरह बोलना भी किन हुआनयू के लहजे की नकल करना है। बड़े केक बनाओ, कौन नहीं चाहेगा। घुराघुराहट। लिन यांग की सांसें धीरे धीरे भारी हो गईं। वह झटके से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इस तीव्र कार्रवाई से किन जेन अनायास ही सीधा हो गया। बस सोचा कि वह हिंसक रूप से अपने हाथ शुरू करने जा रहा था। ये देखकर कि लिन यांग कुछ देर के लिए उत्साहित हो गया, उसे समझ नहीं आया कि वह अपना आभार कैसे व्यक्त करे। एक घुटने पर सीधे बैठ जाएं। मार्शल किन जेन, लिन यांग यंग मास्टर किन के भरोसे पर खरा उतरेगा। ये वाक्य जोर से चिल्लाने के बाद वह जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया था और सम्मान दिखाने के लिए उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था। युवा मास्टर किन ने जो समय बताया था वह लगभग आ गया है, इसलिए मैं बाहर जाकर पहले बीड़े की व्यवस्था करूंगा। किन जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने भी सिर हिलाया, हाथ हिलाया और कहा, जाओ। खलनायक, सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 356। इस समय लाइट हाउस स्टेट स्पेशल जोन के महल में बड़े राष्ट्रपति का साक्षात्कार लिया जा रहा है। ये तथ्य कि ये पत्रकार अंदर आ पाए, स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर ली थी। रिपोर्टर, कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि जिया गुओ पूर्व में एक विशाल ड्रैगन है। क्या हमारे कार्यों से दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा? बड़े राष्ट्रपति ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। उन्हें जियानान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पर की गई टिप्पणी याद आ गई। उसके दिल का गुस्सा फूटने ही वाला था। ड्रैगन, क्षमा करें, मैं इस शब्द का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक विशाल ड्रैगन जो कि अपने ही लोगों को मारने की इजाजत दे रहा है? बड़े राष्ट्रपति ने अपना सिर घुमाया और अपने सामने लगे कैमरे की ओर देखा। शायद कुछ लोग 80 साल से भी पहले की बातें भूल गए हैं। वैसे फुसांग मेरे लाइट हाउस कंट्री का एक आज्ञाकारी कुत्ता है। उसके शब्द बेहद क्रांतिकारी हैं और शब्दों का मिलान करते समय इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया। माइक्रोफोन के साथ खड़ी महिला पत्रकार दंग रह गई। उसका चेहरा थोड़ा डरा हुआ था। सौभाग्यवश उसने कैमरे की ओर पीठ कर ली थी और टीवी के सामने बैठे सभी लोगों ने रिपोर्टर का चेहरा नहीं देखा। और जब कैमरे के बाहर खड़े स्टाफ सदस्यों को देखा, मैंने देखा कि सभी के चेहरे पर अचानक भाव जम गए। राष्ट्रपति को क्या हो गया? उन्होंने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की। क्या उन्हें वास्तव में दोनों देशों के बीच संघर्ष पैदा होने का डर नहीं है? वास्तव में इस समय राष्ट्रपति पूरी तरह से चिढ़ गए हैं। लाइट हाउस कंट्री एक ऐसा देश है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
हर पल पूरे देश में लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और आप इसे इंटरनेट पर हर जगह देख सकते हैं। और अब नाज़िया नान भी उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। यदि वह जवाबी हमला नहीं करता तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वह ज़िया गुओ से डरता था? ये वैसे भी हास्यास्पद है। इस तरह की बात को कौन गंभीरता से लेगा? बड़े राष्ट्रपति ने सभी के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया। लाइव प्रसारण समाप्त होने से पहले उन्होंने अतीत की कई निषिद्ध घटनाओं का उल्लेख किया। लाइव प्रसारण छवियों को स्वाभाविक रूप से वास्तविक समय में ज़िया देश में प्रेषित किया जा सकता है। पूर्वी चीन सागर बेड़े के विमानवाहक पोत के प्रमुख जहाज पर किन जेन को जल्दी से वापस बुलाया गया और सभी ने एक साथ स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देखा। 80 वर्ष से भी अधिक समय पहले 6000 मिलियन हताहत, गृहयुद्ध वगैरह आदि 70 और के दशक में कई रहस्य शामिल हैं। प्रकाश स्तंभ देश के राष्ट्रपति लाइव प्रसारण में अंतहीन चर्चा कर रहे थे। दूसरी ओर उन पत्रकारों ने आधे वाक्य का भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। और जब बात पूर्वी चीन सागर में दोनों देशों के बेड़े के बीच टकराव की आती है, राष्ट्रपति ने यहां तक कहा, संयुक्त बेड़ा अपना मिशन सामान्य रूप से कर रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। ज़िया गुओ को वापस लड़ने का कारण। चलो, ज़िया किंगडम बेड़े में कुल 10 से अधिक युद्धपोत हैं। हमारे संयुक्त बेड़े में टन से अधिक के 11 बड़े ड्राइव हैं। भले ही वे ज़िया साम्राज्य के क्षेत्रीय जल के करीब हों, वे क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर राष्ट्रपति ने कंधे उचका दिए। स्क्रीन अचानक काली हो गई। सभी के चेहरे थोड़े बदसूरत थे और उन्होंने इस समय प्रतिक्रिया भी दी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि किन जेन ने रिमोट कंट्रोल नीचे रख दिया है। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। बात बस इतनी है कि उन आंखों में पहले से ही एक बेहद मजबूत जानलेवा नजर है, जो लोगों को थोड़ा सिहरन पैदा करती है। इसे मत देखो, किन जेन ने धीरे से सभी को चिल्लाकर कहा। उनके स्वर में एक दृढ़ता थी जिस पर जरा भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। वह चल पड़ा और जहाज के द्वीप के सामने की ओर चला गया, दूर समुद्र को देखता रहा। धुंध के माध्यम से ऐसा लगता है कि ये दसियों किलोमीटर की दूरी से गुजरने में सक्षम है और स्पष्ट रूप से एक विशाल बेड़े पर हमला करते हुए दिखाई देता है। सभी लोग अपनी मूल स्थिति में लौट आए और संचार तथा शक्ति बनाए रखने के लिए किसी भी समय तैयार रहे। हाँ, सभी चिल्लाए। गति तीव्र है। दर्जनों लोग तुरंत ही द्वीप पर विभिन्न स्थानों पर लौट आए। मार्शल, जल्द ही, किसी ने तीखी सूचना दी। स्थिति से खड़े हो जाएं और उसी समय स्क्रीन को सामने की मुख्य स्क्रीन पर डालें। लाइट हाउस देश के 2 बेड़े अभी भी हमारी ओर से किलोमीटर दूर हैं और दूसरा पक्ष उस समुद्री क्षेत्र में रुक गया है। रडार से पता चलता है कि कुल 3 आर्ले बक क्लास टाइप या विध्वंसक और कम से कम 20 वाहक आधारित विमान हमारे बेड़े पर हमला कर रहे हैं। क्या हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, किन जेन ने सपाट लहजे में कहा। पहले एक नजर डालते हैं। निगरानी जारी रखें। बेड़े से लगभग 10 किलोमीटर आगे लिन यान के 300 से अधिक युद्धपोत चारों ओर वितरित किए गए हैं। लगभग किलोमीटर समुद्र को कवर करना। ये युद्धपोत आकार में छोटे हैं, लेकिन इनकी लंबाई केवल 13 या 4 मीटर है। इसके अलावा बिजली प्रदान करने के लिए उच्च पॉलीमर बैटरियों का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि लाइट हाउस फ्लीट के रडार पर भी केवल एक अदृश्य बिंदु ही दिखाई देता है, लगभग शार्क के समान। बस ऐसा लगता है कि शार्क की संख्या थोड़ी अधिक है, लेकिन अब भी उसके और लाइट हाउस किंगडम के बेड़े के बीच किलोमीटर की दूरी है। प्रतिद्वंद्वी को लिन यांग का बेड़ा बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ इसकी तुलना करें। लिन यांग उस समय एक युद्धपोत पर था, बेड़े के पीछे स्थित है। यद्यपि इसमें कोई परिष्कृत रडार नहीं है, लेकिन वेंडाओ ने अपने साथ रखे कंप्यूटर में पहले ही प्रोग्राम को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसे लाइट हाउस कंट्री के उपग्रह से जोड़ दिया था। वास्तविक समय के बादल मानचित्र, समुद्री चार्ट और बेड़े की स्थिति सभी उसके कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं। सिर्फ पूछना, प्रकाश स्तंभ देश के अपने उपग्रहों से अधिक सटीक कौन सा अन्य रडार हो सकता है? कंप्यूटर पर प्रदर्शित बेड़े की स्थिति को देखें। लिन यांग थोड़ा घबराया हुआ था और सीट पर अपने हाथ रगड़ता रहा। किन जेन की आशा भरी आंखें और किन हुआनियू का सुंदर चेहरा उसके दिमाग में घूम गया। इसके बाद ज़िया साम्राज्य द्वारा अपने उत्थान के दशकों के दौरान किए गए विभिन्न चमत्कारों पर प्रकाश डाला गया। भावुक संगीत की गूंजती और गरिमा में ध्वनि मेरे मन में भी गूंज रही थी। लिन यांग को लगा कि उसका खून खौल रहा है। इस समय वह अकेले नहीं लड़ रहे हैं, उसके पीछे 1 अरब से अधिक ज़िया गुओ नागरिक हैं, साथ ही ज़िया गुओ बेड़ा भी तैनात है। और किन जेन के शब्द, यदि आप इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो चीन लौटने के बाद आपको एक सैन्य पद सौंपा जाएगा।
दृष्टि एक छोटी सी समाधि है। अचानक ड्रॉप एक संदेश अधिसूचना सुनाई दी। लिन यांग दंग रह गया। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और उस पर नजर डाली। ये किन शाओ की खबर थी। लाइट हाउस किंगडम के अग्रिम बेड़े, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, इसे 10 मिनट के भीतर हल करने का प्रयास करें। मैंने पहले ही पनडुब्बी बेड़े की व्यवस्था कर ली है और मैं प्रदर्शन के तुरंत बाद पीछे लौट आऊंगा। आपकी सुरक्षा किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। 3 वाक्य। लिन यांग का दिल, जो थोड़ा शांत हो गया था, फिर से उत्तेजित हो गया। उसने भारी स्वर में सिर हिलाया और फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। कंप्यूटर पर प्रदर्शित लाइट हाउस देश बेड़े को देखते हुए उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। यही मामला है, सिस्टम। वह अंदर से दहाड़ा। यद्यपि पिछले 2 दिनों से व्यवस्था शांत है, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन इन युद्धपोतों को स्वयं नियंत्रित करने के लिए आपको अभी भी उन्हें नियंत्रित करने के लिए सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। कम से कम अभी तक तो ये प्रणाली कूल्हों पर दबाव नहीं डालती। मुझे केंद्र में रखते हुए सभी युद्धपोत सिकुड़ते हुए स्वरूप में हैं, लाइट हाउस किंगडम के बेड़े पर अंधाधुंध हमला कर रहे हैं। डिंग। बेड़े का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। विद्युत चुंबकीय ढाल पूरी तरह से चार्ज है। हथियार शस्त्रागार पूरी तरह से चार्ज है। सिस्टम की आवाज भी वास्तविक समय में मेरे दिमाग में गूंज रही थी। जवाब सुनकर लिन यांग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से इस महत्वपूर्ण क्षण में भी जासूसी प्रणाली ने अपना आपा नहीं खोया। एक ही समय पर 60 किलोमीटर के मोर्चे पर सभी युद्धपोत एक साथ गुनगुना रहे थे। सबसे बाहरी युद्धपोत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तथा जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते हैं, उनकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है। बेड़ा तेज गति से भी आकार में आगे बढ़ रहा था। युद्धपोत का डेक परत दर परत खोला गया, जिससे घनी बंदूक की नालें दिखाई देने लगी। लाइट हाउस कंट्री बेड़े पर निशाना साधे जो आगे बढ़ रहा है। खलनायक, सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 357 करोड़ों पटाखे। पूर्वी चीन सागर में टकराव पूरी दुनिया को अच्छी तरह से पता है। जिया साम्राज्य के 1 अरब से अधिक नागरिकों को छोड़कर शेष बचे 90% लोग जिया गुओ के बारे में आशावादी नहीं हैं और सोचते हैं कि वे हार स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। बीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और विभिन्न कांग्रेसजन भी ऐसा ही सोचते हैं। वास्तव में प्रौद्योगिकी और सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से पिछले अनुभव के अनुसार, हालांकि जिया किंगडम ने तेजी से विकास किया है, फिर भी ये लाइट हाउस किंगडम का सामना करने में असमर्थ है। और पूर्वी चीन सागर में 2 हमलावर बेड़े, कई कैमरों की व्यवस्था की गई है। हमला करने वाले 20 से अधिक लड़ाकों में से 2 लड़ाके फिल्मांकन के लिए भी जिम्मेदार थे। दुनिया भर के सभी दर्शकों को लाइट हाउस देश की मजबूत शक्ति दिखाएं। वुश सैकड़ों मीटर ऊंचा। 2 5वीं पीढ़ी के विमानों ने शेष 4थी पीढ़ी के विमानों का नेतृत्व किया और वे जिया गुओ बेड़े की ओर उड़ान भर रहे थे। बेशक वे नेतृत्व नहीं करेंगे, हालांकि प्रदर्शन अभी भी किए जाने बाकी हैं। लाइट हाउस किंगडम के गुस्से के साथ, भले ही यह जिया किंगडम का क्षेत्र है, वे तो ही विमान भेज देंगे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हर कोई समुद्र में है। अगर मैं आपके बेड़े के ऊपर से उड़ भी जाऊं, तो आप क्या कर सकते हैं? फायर करने में सक्षम। इस तरह यूनाइटेड फ्लीट को भी ऐसा करने का बहाना मिल जाएगा। और 20 से अधिक वाहक आधारित विमानों ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मेरा यहां आने का उद्देश्य भी कुछ करना था। अगर जिया गुओ इसे सहन कर सके तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। यदि वे कुछ करने का साहस करते हैं तो संयुक्त बेड़ा निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। उच्च ऊंचाई से उड़ते हुए लड़ाकू विमान की तस्वीर कैमरे की मदद से वास्तविक समय में लाइट हाउस देश में वापस भेज दी गई। विशेष क्षेत्र के महल में राष्ट्रपति और पत्रकार भी सीधा प्रसारण देख रहे थे। यद्यपि उन्होंने पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया था, फिर भी जब पत्रकारों ने ये तस्वीरें देखी तो वे थोड़े हैरान हुए। जो विश्व 40 वर्षों से शांतिपूर्ण रहा है, क्या वह पुनः युद्ध की ओर जा रहा है? राष्ट्रपति ने कई लोगों के चिंतित चेहरों पर तुरंत ध्यान दिया। वह थोड़ा शांत लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रिपोर्टर को सांत्वना देते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्वी चीन सागर में तैनात संयुक्त बेड़ा पूरी तरह से सामान्य सैन्य अभ्यास के लिए है। मुझे विश्वास है कि जिया गुओ भी हमारी पसंद को समझ सकता है। अगर उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं इस टीवी स्क्रीन को वहीं खा जाऊंगा। आवाज अभी गिरी है, मत करो। ये वो आवाज है जो अभी तक नहीं गिरी है। धमाका। तस्वीर में सामने उड़ रहे 2 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आग के 2 गोले में फट गए। धिक्कार है, कुत्ते के बच्चे, इन बंदरों ने वास्तव में कुछ करने की हिम्मत की है।
सभी लोग जल्दी से तितर बितर हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके हमले के बिंदु को ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके सभी लोग वापस लड़ो। लाइट हाउस देश में लड़ाकू पायलटों की गुस्से भरी डांट जल्द ही गूंज उठी। उनके रडार डिस्प्ले पर उपलब्ध है। आगे का समुद्री क्षेत्र खाली था और कोई दुश्मन विमान नहीं मिला। इसके अलावा वे जियागुओ बेड़े से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि विरोधी बेड़े ने सीधे शुरुआत की हो, या वह मतिभ्रम कर रहा था? मत करो, 2 लड़ाकू विमान अभी फटे, लेकिन यह मेरी आंखों के सामने हुआ। ये भ्रम कैसे हो सकता है? 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने तेजी से अपनी ऊंचाई बढ़ाई, विशेषकर 5वीं पीढ़ी के 2 विमान एकल गियर इंजन के साथ। वे शीघ्रता से 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक चढ़ गए। धमाका, आसमान में आग के 2 और गोले दिखाई दिए। ताप स्रोत रडार पर शुरू से अंत तक लॉक होने की कोई चेतावनी नहीं थी। यहां तक कि पायलट को कॉकपिट से बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला। और ये 2 आग के गोले किसी प्रकार का संकेत प्रज्वलित करते प्रतीत हो रहे थे। एक के बाद एक लड़ाकू विमान उच्च ऊंचाई पर विस्फोटित हुए। भले ही यह समुद्र पर धुंध को चीरता हुआ 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया हो। लड़ाकू विमान लगातार विस्फोट करते रहे और लाल आग के गोलों में बदल गए। 5वीं पीढ़ी के दोनों विमान अत्यंत गतिशील हैं। अजनबी दुश्मन का सामना करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और मुड़कर यूनाइटेड फ्लीट की ओर उड़ चले। 10 सेकंड से भी कम समय बीता। अभी भी ताला लगा होने का कोई संकेत नहीं है। आकाश में फिर से आग के 2 गोले दिखाई दिए। 5वीं पीढ़ी का एक विमान, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी, अब एक सस्ता उत्पाद बन गया है और अब गायब हो गया है। वास्तव में जब पहले कुछ आग के गोले दिखाई दिए तो उसके बाद आने वाला लड़ाकू विमान पहले ही नष्ट हो चुका था। महल के कार्यालय में सभी लोग काली हो चुकी टीवी स्क्रीन को घूर रहे थे। महिला पत्रकार ने धीरे से अपना सिर घुमाकर राष्ट्रपति की ओर देखा। आग के गोले, चीखें, पायलटों की गालियां, ये बात स्पष्ट रूप से कई लोगों के कानों तक पहुंच गई और इंटरनेट के माध्यम से ये दुनिया भर में अरबों लोगों को ज्ञात है। लेकिन उस समय भी राष्ट्रपति वहां मौजूद थे और धमकी दे रहे थे कि जियागुओ कभी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या टीवी स्क्रीन को सूखा निगलना कठिन होगा? इस समय राष्ट्रपति की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। टीवी खाना अभी भी एक मामूली बात है। वह अब सोच रहा था कि जियागुओ इतना बहादुर क्यों था और वास्तव में उसने सबके सामने लड़ने की हिम्मत क्यों की। क्या वे सचमुच प्रकाश स्तंभ देश के साथ युद्ध करने से नहीं डरते? कांग्रेस की ओर से मैं इसे कैसे समझाऊं? पूर्वी चीन सागर विमान वाहक द्वीप पर किन झेन ने भी भीड़ का नेतृत्व किया और कांच की खिड़की के सामने अचंभित होकर खड़ा रहा। दूर आसमान में नारंगी लाल आतिशबाजी की रोशनी देखना सभी की आंखें उदास से आश्चर्य में बदल गईं। सदमे से लेकर दहशत तक। सहायक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मार्शल, ये क्या वह लिन यांग है? क्या वह मर रहा है? इस समय किन जेन की अभिव्यक्ति भी कुछ हद तक हैरान थी। सहायक की आवाज सुनकर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मार्शल के रूप में इस समय गूबो आश्चर्यचकित नहीं है। माउंट ताई उसके सामने गिर जाता है और उसका चेहरा नहीं बदलता है। उसने अपने चेहरे पर से आश्चर्य का भाव हटा लिया। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, हम चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसने उम्मीद की होगी कि लिन यांग इतना भयंकर होगा कि जब वह ऊपर आएगा तो सीधे अपनी चाल बढ़ा देगा। शायद उस बच्चे किन हुआनयू का विचार फिर से। किन जेन ने शुरू में सोचा था कि लिन यांग के युद्धपोत शंघाई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विकसित उच्च तकनीक वाले थे। सबसे पहले लिन यांग को पहले जाने के लिए कहा गया ताकि वह अपना कौशल दिखा सके। लेकिन आसमान में खिलती आतिशबाजी, फुफकार, किन जेन का चेहरा बदल गया और वह गुस्से से दहाड़ा। सभी लोग सतर्क रहें। रडार संचार प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय है। सभी गार्ड बंदूकें और विध्वंसक प्रक्षेपण इकाइयां तैयार हैं। विमान वाहक हैंगर खोलें और जहाज के लिए तैयार हों। ये कहते हुए किन जेन के शब्द अचानक वहीं रुक गए। इस समय सभी लोग खड़े होकर उसे घूर रहे थे। किन जेन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। पूंजीगत पक्ष या शंघाई शेयर बाजार से कोई खबर नहीं है। कुछ समय तक तो उसे अपनी भविष्य की योजना का पता ही नहीं चला। हैंगर अस्थायी रूप से बंद है, इसलिए वाहक आधारित विमान का उपयोग न करें। किन जेन के बोलने के बाद सभी लोग हैरान दिखे, लेकिन मार्शल के आदेश के सामने सब लोग एक साथ चिल्लाए, हाँ। जल्दी से वह अपने पद की ओर दौड़ा और इस समय समुद्र पर गुना उच्च बहुलकीकरण बैटरी द्वारा संचालित लिन यांग के युद्धपोत ने उन विध्वंसकों को घेर लिया है और 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर विमानवाहक बेड़े को भी आगे के युद्धक्षेत्र से समाचार प्राप्त हुआ।
लेफ्टिनेंट कमांडर क्रोधित हो गया। मुख्यालय को संदेश भेजते समय एक ही समय में दर्जनों लड़ाकू विमानों को हैंगर से बाहर ले जाया गया। डेक पर प्रतीक्षा करते हुए किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार। लिन यांग पहले ही अपनी सीट से खड़े हो गए थे। उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था और वह आकाश में आग के गोलों की ओर भी देख रहा था। क्या सचमुच मैंने यही किया है? खलनायक, सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 358। आधे साल पहले। मैं केवल एक वरिष्ठ छात्र हूँ। यद्यपि ग्रेड अच्छे हैं, विश्वविद्यालय भी बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नौकरी पाना भी एक समस्या बन गई है। इसके अलावा वह धीरे धीरे अपनी देवी से दूर हो गई है, जिससे अब वह येन सुसु के बारे में सोचो। लिन यांग के दिल में वह रात याद आ गई जब कोयल खून के आंसू रो रही थी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चुपचाप बोला, झोऊ काय। अंकल येन ने खुद से पहले कहा था कि झोऊ परिवार दुश्मन और राजद्रोह के लिए दल बदल कर गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका लाइट हाउस राज्य से कुछ लेना देना है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि झोऊ वेइमिन अब दिखाई नहीं देता है। मामला उजागर हो गया था और झोऊ परिवार का जीवन शायद समाप्त होने वाला था। ऐसा न करें। झोऊ काय के लिए उसे खुद का बदला लेना होगा। लिन यांग का चेहरा भयावह अभिव्यक्ति से भरा था। उसने अपना सिर उठाया और पास ही समुद्र में खड़े 3 विध्वंसक जहाजों की ओर देखा। प्रत्येक विध्वंसक कम से कम 6000 टन वजनी स्टील का बना होता है, 150 मीटर से अधिक लंबा। यदि मेरे 300 से अधिक युद्धपोत भी एक साथ रख दिए जाएं, तो भी उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन अभी के रिकॉर्ड के बाद लिन यांग अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मैंने 20 से अधिक लड़ाकू विमानों को मार गिराया और मैंने केवल 3 युद्धपोतों का उपयोग किया। और प्रत्येक स्वस्थान निर्धारण और खोज मिसाइल सटीक निशाना लगाती है। एक भी शॉट व्यर्थ नहीं गया। बेशक ऐसे कारण हैं कि लाइट हाउस लड़ाकू विमानों ने दुश्मन को कम करके आंका, लेकिन लघु फ्रिगेट की लड़ाकू प्रभावशीलता भी साबित हुई है। युद्धपोत के पोर्टहोल पर लगे कांच के माध्यम से लिन यांग अभी भी देख सकता था कि विध्वंसक के डेक पर किसी ने पहले ही उसके युद्धपोत को देख लिया था। डेक पर अनगिनत छोटे छोटे काले धब्बे आते जाते रहते थे जो चारों ओर इशारा करते थे। लिन यांग के दिल में उसने लाइट हाउस किंगडम के बेड़े पर झोऊ काय के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। सिस्टम से चुपचाप कहें, सभी युद्धपोतों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन 3 युद्धपोतों पर अधिकतम मारक क्षमता से हमला करें। डिंग। लक्ष्य लॉक हो गया है और हमले का कार्य सौंपा गया है और हमला किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। आगे बढ़ो। लिन यांग ने ठंडी सांस ली। साथ ही उन्होंने अपने अधीन युद्धपोत को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने के लिए नियंत्रित किया। लिन यांग 10 मिनट की समय सीमा को नहीं भूले। यदि यह समय सीमा पार हो जाती है तो आपकी अपनी सुरक्षा एक मामूली बात है। यदि किन शाओ की योजना गलत हो जाती है तो मैं उसके अच्छे इरादों के योग्य कैसे हो सकता हूँ? इन युद्धपोतों के लिए बेवकूफ। लिनहाई कारखाने में उत्पादन लाइन अभी भी लगातार उत्पादन कर रही है। यद्यपि उत्पादन लाइन थोड़ी कम है, लेकिन इसमें केवल कुछ महीने लगते हैं और मैं युद्धपोतों को पूरी तरह से भर सकता हूँ। हम एक अजीब सी आवाज 300 से अधिक युद्धपोतों ने एक ही समय में अपने डेक खोल दिए, जिससे उनके थूथन दिखाई देने लगे। एक मुट्ठी के आकार का तोप का गोला तुरंत ही बंदूक की नली से निकलकर तीनों विध्वंसकों की ओर बढ़ गया। यद्यपि गोले अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन प्रत्येक युद्धपोत पर लगभग 100 गोले हैं, जो कुल मिलाकर लगभग गोले होते हैं। उसी समय वो गर्जना करते हुए आकाश में जा गिरा। ये दृश्य अभी भी सभी ने देखा था। विध्वंसक के डेक पर खड़े लाइट हाउस किंगडम के सैनिकों ने भी स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखा। एक ही समय में सभी के चेहरे बदसूरत हो गए। ध्यान दें, दुश्मन का हमला MK-15 वॉल्कन फालानक्स सिस्टम पूरी तरह से चालू है। शशश आखिरकार लाइट हाउस देश के पास दुनिया की नंबर 1 तकनीक है। जब स्वस्थिति वाला होमिंग बम अभी तक नहीं गिरा है। तीनों युद्धपोतों के आगे और पीछे 2 बड़े आकार की मशीन गन जैसी चीजें एक तरफ मुड़ गई थीं। अगले ही पल बंदूक की नली से नारंगी लपटें निकल रही थीं। गोलियां, जो वर्षा की बूंदों से 100 गुना और 1000 गुना अधिक सघन थीं, एक क्षण में आकाश में उड़ गईं। आधे से अधिक स्वस्थिति मिसाइलों को रोक लिया गया। यद्यपि वे वास्तविक समय में उस लक्ष्य का पता लगा सकते हैं जिसे मारा जाना है, लेकिन युद्धाभ्यास के दौरान यदि लक्ष्य नहीं हिलता है तो मिसाइल का प्रक्षेपण भी नहीं हिलेगा। अंधाधुंध फालेंक्स रक्षा का सामना करते हुए कई को सफलतापूर्वक रोका गया। उसी समय विध्वंसक पर लगे रडार ने अभी भी लिन यांग के सभी युद्धपोतों को इतनी करीबी सीमा पर लॉक कर दिया था।
प्रक्षेपण इकाई खुलने पर अंदर रखी छोटी दूरी की मिसाइलें दिखाई देती हैं। धमाका, एक जोरदार धमाका। पहली स्वलक्षित मिसाइल ने एक विध्वंसक जहाज को निशाना बनाया। इस मिसाइल द्वारा साइड डेक पर लगभग 1 मीटर के दायरे में एक बड़ा छेद तुरंत ही कर दिया गया। जहाज झुक गया और शीघ्र ही सामान्य स्थिति में आ गया। लगभग 200 मीटर लंबे एक बड़े विध्वंसक के लिए ये छोटा सा छेद उसे समुद्र की तलहटी में डूबने के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसकी प्रक्षेपण इकाई में अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगी। मिसाइल का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। कई हजार मीटर की दूरी से वे एक क्षण में लिन यान के युद्धपोतों के पास पहुंचे और उनमें से एक पर सटीक निशाना साधा। धमाका, बहुत आग लगी थी। इस आघात तरंग के तहत समुद्र के पानी ने 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरें पैदा कर दी। विध्वंसक पर युद्ध विभाग के निर्देश के तहत विशेष कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। लाइव प्रसारण स्क्रीन में अरबों लोगों की तनावपूर्ण निगाहों के नीचे अशांत ज्वार पीछे हट गया, जिससे असंख्य समुद्री जल बह गया और धुंधले समुद्र द्वारा उठाए गए कोहरे में एक थोड़ा टूटे हुए जहाज की छाया अभी भी समुद्र पर तैर रही है। यहां तक कि लिन यान के आदेश में युद्धपोत भी सफलतापूर्वक पुनः चालू हो गया। गुनगुनाहट की ध्वनि। उच्च पॉलीमर बैटरी भारी सुरक्षा के तहत सुरक्षित है। युद्धपोत जो 10 मीटर से अधिक लंबा था, 10 मीटर से अधिक की उसी लहर में युद्ध क्षेत्र की परिधि की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया और हर दिशा में मिसाइलों से प्रभावित कई युद्धपोतों के मामले में भी यही स्थिति थी। भले ही इसे सामने से मारा जाए, युद्धपोत की सतह पर कवच अभी भी अपना सामान्य आकार बनाए रख सकता है और शक्ति अभी भी बरकरार है। 3 विध्वंसक जहाज बमबारी के साथ नीचे गिर गए। हालांकि केवल 20 से अधिक युद्धपोतों पर ही सफलतापूर्वक हमला किया जा सका। अन्य युद्धपोत अभी भी युद्ध क्षेत्र के केंद्र में हैं। यद्यपि कोई स्वस्थान निर्धारण मिसाइल नहीं है, फिर भी वे युद्धपोत पर तोपों को सक्रिय कर देते हैं। मजबूत गतिशीलता के साथ 0.200 से अधिक अक्षुण्ण युद्धपोत शीघ्रता से लाइटहाउस किंगडम के विध्वंसक जहाजों के पास पहुंचे। उसी समय आग और इस समय हवा में उड़ रहे हजारों ट्रैकिंग बम अंततः ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े। आर्ले बक श्रेणी के विध्वंसक जहाजों का टन भार बहुत अधिक होता है। उनकी अधिकतम गति केवल 31 नॉट है और लिन यान का लघु फ्रिगेट ये लगभग 100 नॉट्स है। हालांकि युद्धपोत के कमांडर को यह एहसास हो गया था कि उसे युद्धाभ्यास से बचना होगा। इतने कम समय में लोग प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन बड़े टन भार वाले विध्वंसक के पास प्रतिक्रिया करने का कोई तरीका नहीं है। धमाका, एक दूसरी स्वस्थान निर्धारण मिसाइल विध्वंसक पर उतरी। फिर तीसरी गोली चली। चौथा राउंड। बूम बूम बूम। हर बार जब कोई सेल्फ पोजिशनिंग मिसाइल जहाज के डेक या किनारे पर गिरती है, तो वह एक बड़ा छेद कर सकती है। बचाव के बाद भी 1 से अधिक बम बचे हैं। यहां तक कि एक विमान वाहक भी इसे डुबोने के लिए पर्याप्त है। लिन यान का युद्धपोत सबसे आगे था। सैकड़ों युद्धपोतों के साथ वे एक साथ जिया साम्राज्य के बेड़े की ओर बढ़े। ये दृश्य देखें। विमानवाहक पोत पर मौजूद कर्मचारियों को पसीना आ गया। सौभाग्य से यह मेरा अपना है। यदि यह कोई शत्रुतापूर्ण ताकत होती, तो उनके लगभग 1 दर्जन युद्धपोतों को पूर्वी चीन सागर में रेत में डूब जाना पड़ता और विध्वंसक पर लगे कैमरों के माध्यम से संपूर्ण नेटवर्क पर लाइव प्रसारण। वे केवल इतना देख सके कि डेक आग से भरा हुआ था। एक विध्वंसक का भाग्य थोड़ा कमजोर था। ऐसा लगता है कि एक मिसाइल सीधे ईंधन डिपो से टकराए और पूरा युद्धपोत आग की लपटों में सीधे 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक उड़ गया। इसके बाद वह पुनः नीचे गिर गया। कुछ ही मिनटों में युद्धपोत सैकड़ों मीटर गहरे समुद्र में डूब गया। जिया गुओ बेड़े के सभी लोग दूर से समुद्र में आग की लपटें देख रहे थे। सबके हाथ पैर थोड़े ठंडे थे। इस समय लिन यांग जिया गुओ बेड़े के भीतरी इलाके में लौट आया है और किन जेन के सेल फोन पर अंततः एक अधिसूचना ध्वनि फिर से बजी। खलनायक, सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 359 विमान वाहक पर कुछ गलत क्यों है। किन जेन दूर समुद्र को घूरता रहा। मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। पूर्वी चीन सागर पर कोहरा थोड़ा छट गया। हर कोई विध्वंसक के विस्फोट, उड़ान और लैंडिंग की वास्तविक समय स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह कौन शांत हो सकता है। यहां तक कि किन जेन को भी इस समय अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। हालांकि उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष युद्ध के मैदान में बिताए, लेकिन 21वीं सदी में प्रवेश के कारण बड़े पैमाने पर लड़ाइयां बिल्कुल भी नहीं लड़ी जा सकती। एक ऐसा दृश्य जहां कई हजार टन का विध्वंसक सीधे आसमान में उड़ जाता है। विज्ञापन शायद पिछली सदी का विश्व युद्ध सामने आएगा। और अभी
ये दृश्य सचमुच मेरी आंखों के सामने घटित हुआ। क्या अब भी शांत रहो? शांत हो जाओ, लानत है। क्या किन हुआनयू और बूढ़े ने यह नहीं कहा था कि उन्हें अपनी भावनाओं को यथासंभव नियंत्रित रखना चाहिए? यहाँ तक कि पास में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गन की आवाज भी बूढ़े आदमी को बेतहाशा बोलने पर मजबूर कर देती थी। तो लिन यांग क्या कहते हैं? लाइट हाउस कंट्री द्वारा स्थापित कैमरों के अनुसार पूर्वी चीन सागर के युद्ध क्षेत्र के आसपास के लोगों का तो जिक्र ही नहीं। मुझे डर है कि पूरी दुनिया ने इसे देख लिया है ना? अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह इतना आसान नहीं होगा। ड्रिप संदेश अधिसूचना फिर से सुनाई दी। किन जेन एक सपने की तरह जाग गया, केवल महसूस किया कि उसकी बाहें थोड़ी कठोर थीं और फोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। जैसी कि उम्मीद थी, ये खबर किन हुआनयू द्वारा भेजी गई थी। लिन यांग के लौटने के बाद बेड़ा तुरंत उत्तर की ओर बढ़ेगा और कम से कम 80 किलोमीटर तक पीले सागर क्षेत्र में चला जाएगा। हमें 5 मिनट के भीतर निकलना होगा। लिन यांग का शेष बेड़ा पूर्वी चीन सागर में कुछ जहाज छोड़ देगा। क्यूशू द्वीप से 170 किलोमीटर की दूरी पर 27 डिग्री 31 फीट 19 इंचेस पूर्व में वास्तविक उत्तर दिशा में 3 मिसाइलों का परीक्षण किया गया। किन जेन ने एक ही बार में समाचार पढ़ लिया। स्क्रीन पर निर्देशांक देखकर उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। दिगंश बिंदु से उस समय मिसाइल का परीक्षण फुसान के प्रादेशिक जल के निकटवर्ती क्षेत्र में किया जाएगा। ये कहना मुश्किल नहीं है कि यह परेशानी है, ये सिर्फ इतना है कि मिसाइल लॉन्चर बाद में टूट गया है। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? इससे क्या फायदा है? किन जेन ने चाहे जो भी सोचा हो, वह कोई जवाब नहीं सोच सका। जब वह सोच रहा था तो सहायक को खबर मिल गई। उसने वॉकी टॉकी नीचे रख दिया और यहाँ चला आया। सामान्य, लिन यांग नाम का लड़का वापस आ गया है। किन जेन का शरीर चौंक गया और वह अचानक सहायक को देखने के लिए मुड़ा। समाचार में किन हुआनयू को सौंपे जाने के बारे में सोचते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया। वह जोर से चिल्लाया, मुझे आदेश दो। बेड़ा रवाना होता है और उत्तर की ओर रवाना होता है। वह अचानक रुक गया, नक्शे की ओर कुछ कदम बढ़ा और कुछ देर तक उसे देखता रहा, चुपचाप अपने दिल में गणना करता रहा। पुनः चिल्लाए, नेविगेट 87.3 किलोमीटर। तुरंत अमल करो। आवाज धीमी हो गई। पूरे जहाज द्वीप से एक समान आवाज आए, हाँ जनरल। रयोकू द्वीप के पास का पानी। डेट्रिक के विमान वाहक बेड़े को अंततः अग्रिम मोर्चे से समाचार प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में, इसे स्थानीय लड़ाकू कमान द्वारा अग्रेषित किया गया था। हालांकि आर्ले बक वर्ग दशकों से सेवा में है, लेकिन निरंतर अद्यतन के अंतर्गत इसमें अभी भी मजबूत लड़ाकू क्षमता है और इसे दुनिया के शीर्ष 3 विध्वंसक के रूप में भी माना जा सकता है। लेकिन आज यहां तक कि दुश्मन का चेहरा भी नहीं दिख रहा था और रडा भी इसका पता नहीं लगा पाया। उनके अपने 3 विध्वंसक एक ही पल में उड़ा दिए गए। समुद्र के तल में डूब गया जहाज निराशाजनक लग रहा था। जहां तक अन्य 2 जहाजों का सवाल है, अनुमानित युद्ध क्षति के आधार पर रखरखाव लागत एक नया जहाज बनाने के लिए पर्याप्त है। अर्थात प्रकाश स्तंभ देश के 2 विमान वाहक बेड़े भेजे गए। जियागुओ का बेड़ा भी नहीं हिला। अपने आप से सैकड़ों मिलियन डॉलर खो दिया। इतना बड़ा नुकसान प्रकाश स्तंभ देश ने कई वर्षों से नहीं झेला है। और यद्यपि दोनों बेड़े निजी तौर पर भेजे गए थे, लेकिन उन्हें डेट्रिक की सहमति नहीं मिली थी। लेकिन यह आदेश सीधे लड़ाकू कमान द्वारा जारी किया गया था। चाहे कुछ भी हो, युद्ध में हुई क्षति का हिसाब तो उसके सिर पर ही लगाया जाएगा। भाड़ में जाओ। डेट्रिक का गहरा पीला चेहरा लाल हो गया और उसने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। उसके हाथ में जो टैबलेट था उसे भी उसने फेंक दिया। इतना बड़ा नुकसान, भले ही वह 4 सितारा जनरल था, वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी पदोन्नति होने की संभावना नहीं है, लेकिन हाशिए पर जाना निश्चित है। यदि 70 वर्षीय जनरल के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, तो उसके और एक साधारण व्यक्ति के बीच क्या अंतर है? सबसे अच्छा ये होगा कि जब आप पुलिस से मिलेंगे तो आप अपनी पीठ पर घुटने टेककर जमीन पर नहीं लेटे होंगे। इसके अलावा कुछ समय पहले ही मैंने मुख्यालय के आदेश का विरोध किया था। डेट्रिक द्वीप पर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति उदास और डरावनी थी। सभी सैनिक वहां कांपते हुए बैठे थे। उसने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे परेशान करने के डर से यह अज्ञात आग उसके बजाय खुद को जलाती थी। अभी अभी डेट्रिक का गुस्सा सिर्फ मोर्चे पर मिली हार पर ही नहीं था। कांग्रेस के प्रति और कमान में बैठे कमीनों के प्रति अधिक गुस्सा। धमाका। मैं गुस्सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। डेट्रिक ने पुनः मेज पर प्रहार किया। तेज आवाज के बाद उसकी पुरानी और सड़ी हुई हड्डियों में भी थोड़ा दर्द होने लगा।
लेकिन उन्होंने इस समय इन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने लेफ्टिनेंट की ओर देखने लगा। उसने ठंडी आवाज में पूछा, माँ नकली फुसांग में चूहों का बेड़ा कहाँ है? मैंने उन्हें अभी तक क्यों नहीं देखा? कुतिया के बच्चे। एडजुटेंट, एडजुटेंट, डीट्रिक ने अधीरता से कुछ बार आग्रह किया। लेफ्टिनेंट ने अभी अभी अपनी उपस्थिति छिपाने की पूरी कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह फिर भी पकड़ा गया, लेकिन उसके पास जल्दी से उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने धीमी आवाज में उत्तर दिया, जनरल, मैंने अभी अभी पिहुआंग से फिर बात की है और उन्होंने कहा है कि वे इसे जल्द से जल्द करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। डीट्रिक ने अधीरता से बीच में ही टोक दिया। लाल आंखों में एक क्रूर नजर है जो मार डालना चाहती है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लेफ्टिनेंट जनरल की ओर केवल एक उंगली से इशारा किया, मैं आपको 5 मिनट और दूंगा। 5 मिनट में मैं उनके बेड़े को बंदरगाह से रवाना होते देखना चाहता हूँ। हो गया। डीट्रिक मुड़ा और क्रोधित दिखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। उसे आते देख द्वीप पर मौजूद सभी लोगों ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। ध्यान दो। डीट्रिक फिर से दहाड़ा। शीशे के पार से उसने दूर शांत समुद्र को देखा। दसियों किलोमीटर दूर 2 बेड़े वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी जो कुछ हुआ उससे ये प्रतीत होता है कि जियागुओ बेड़े ने निश्चित रूप से किसी प्रकार का गुप्त हथियार विकसित किया है। यदि वे स्वयं नहीं जाएंगे तो मुझे डर है कि इस ऑपरेशन में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अभी तक डीट्रिक के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुख्यालय से संपर्क करें और हमारे बेड़े को पूर्वी चीन सागर में जाने के लिए अधिकृत करें। उसी समय सभी पक्षों से जानकारी एकत्र करें, जांचें कि क्या जहाज के तल पर कोई जाल है समुद्र, और इसे संक्षेप में मेरे पास भेजें। बेड़ा हमला करने के लिए तैयार है। लक्ष्य पूर्वी चीन सागर। हर कोई गंभीर दिख रहा था। कियांग खुश हो गया और चिल्लाया, आज्ञा मानो जनरल। लगभग टन का विशालकाय स्टील जानवर दहाड़ता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस समय पनडुब्बी बेड़े के साथ रेडियो जुड़ा हुआ था। उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर अचानक समुद्र तल की वर्तमान स्थिति दिखाई दी, जो थोड़ी धुंधली थी। कभी कभी स्क्रीन पर बड़े बड़े पानी के बुलबुले दिखाई देते हैं। ये थोड़ा गलत क्यों लग रहा है? किसी ने धीरे से बुदबुदाया। खलनायक, सिस्टम सक्रिय है। अध्याय 360 पनडुब्बी बेड़े का विनाश। ये शॉट, ऐसा क्यों लगता है कि यह समुद्र के तल पर है? डीट्रिक सहित द्वीप पर अधिकांश लोग स्क्रीन को गौर से देख रहे थे। बड़े पर्दे पर कई लंबे लोग। नीचे के क्षेत्र का एक हिस्सा मामूली काली परछाइयों से अवरुद्ध था। अभी भी ठंडी हवा में घास फूस की तरह इधर उधर हिल रहा है। शेष क्षेत्र गहरे नीले और लगभग काले पानी का है। पिछले व्यक्ति की बुदबुदाहट सुने। किसी ने हंसते हुए गाली दी, यह एक पनडुब्बी बेड़ा है, बेशक ये समुद्र के तल पर है। वह आदमी हंसा और फिर से स्क्रीन की ओर देखने लगा। लेकिन इस समय सभी को समस्या दिखाई दे रही थी। जिस कैमरे से उन्होंने संवाद किया था वह पनडुब्बी के केबिन में लगा था तथा वहां लाइटें जल रही थी, इसलिए वहां अंधेरा नहीं था। अब ये समुद्र की तलहटी पर सीधे कैसे दिखाई देता है? पनडुब्बियों के बारे में क्या? फुफकार। डीट्रिक का शरीर, जो अभी तक बैठा नहीं था, जल्दी से उछलकर यहां तक आ गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सीधे स्टाफ से वॉकी टॉकी छीन ली। हेलो, हेलो, क्या आप अटलांटिस सुन सकते हैं? मैं डीट्रिक हूँ, क्या कोई मुझे सुन सकता है? गुरु गुरु गुरु। लेकिन इंटरकॉम पर पानी के बुलबुलों की आवाज गूंज रही थी। बिजली के कर्ट की सीटी जैसी आवाज सुनाई देने के बाद इंटरकॉम अचानक शांत हो गया। अब उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है। डीट्रिक ने वॉकी टॉकी पकड़ ली। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और वह स्क्रीन पर शून्य दृष्टि से देखने लगा। इस संयुक्त हमले बेड़े में पानी के नीचे के विमान वाहक बेड़े भी शामिल थे। मानक विन्यास के अनुसार तीनों बेड़े में 10 से अधिक पनडुब्बियां हैं। हालांकि अभी जिसे उन्होंने बुलाया था वह उनमें से केवल एक था। हालांकि पनडुब्बियों के बीच आवृत्तियां खुली और अंतर संचालनीय हैं। दूसरे शब्दों में, वह इस वॉकी टॉकी के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक अन्य पनडुब्बियों को सीधे कॉल कर सकता था। पर अब कोई जवाब नहीं। तुम। डीट्रिक ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। जल्दी से देखने के कोण को समायोजित करें, मैं अन्य विमान वाहक की स्थिति देखना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को बताया गया था उसकी अभिव्यक्ति भी हैरान थी। डीट्रिक के आग्रह पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। कंसोल की ओर इशारा करें। स्क्रीन पर कैमरा भी तेजी से एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी पर स्विच कर रहा है, लेकिन बिना किसी अपवाद के दर्जन भर या उससे अधिक पनडुब्बियों के समुद्र की तलहटी में डूब जाने के दृश्य सामने आए। उनमें से एक में चित्र अभी भी टेढ़ा मेढ़ा है और ये देख पाना असंभव है कि उसके सामने क्या है। जब कैमरा अटलांटिस पर वापस आता है,
हर कोई थोड़ा असमंजस में था, यहाँ तक कि युद्ध में अनुभवी डेट्रिक भी। कुछ देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। बीकन देश की सेना दुनिया में नंबर 1 है, विशेष रूप से नौसेना, यहाँ तक कि एक देश की ताकत के साथ यह अकेले दुनिया के सभी अन्य देशों के खिलाफ लड़ सकती है। इतने सालों से 7 समुद्रों में यात्रा करते हुए उन्हें कभी कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला, और आज ये पूर्वी चीन सागर में जियागुओ के आसपास है। न केवल 3 विध्वंसक जहाज डूब गए, बल्कि पूरा पनडुब्बी बेड़ा भी गायब हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, यद्यपि जिया साम्राज्य कमजोर दिखता है, लेकिन ये कई रहस्य भी छुपाए हुए हैं। पूर्ण निश्चितता होने से पहले बीकन देश को अपनी इच्छानुसार कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। डेट्रिक के मन में विचार कौंधने लगे। ये दुख की बात है कि बीकन कंट्री को अब ऐसा राष्ट्रपति मिला है, एक पूर्णतया गैर राजनीतिक जनरल। दूसरों की चीखें सुनाई दी, जिससे डेट्रिक अपनी सुस्ती से जाग उठा। उसने अपना सिर उठाया और उस आदमी की ओर देखा जिसने अभी अभी उसे बुलाया था, लेकिन उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया। केवल वही नहीं, इस समय द्वीप पर हर कोई चौड़ी आंखों से उनके सामने स्क्रीन को देख रहा था। डेट्रिक हैरान रह गया और अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया। देर रात स्क्रीन पर कांटों और नुकीले दांतों से भरा एक मुंह दिखाई दिया। जल्दी से जूम इन करें और एक ही घूंट में कैमरा निगल लें, और चित्र के हिलने के साथ वे केवल इतना देख पाए कि राक्षस के मुंह से लेकर पेट तक नुकीले दांत थे। यदि फोबिया से ग्रस्त मरीज यहाँ होते तो संभवतः उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते। इस समय डेट्रिक को अपने पूरे शरीर में केवल ठंडक महसूस हुई। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। अभी अभी की झलक में उसे इस राक्षस का केवल थोड़ा सा ही अंश दिखाई दिया। उसके शरीर के चारों ओर की त्वचा नीली ग्रे थी, जो झुर्रियों और हड्डियों से ढकी हुई थी। कुछ स्थानों पर तो त्वचा और मांस का कोई आवरण ही नहीं दिखता। हड्डियां सीधे उजागर हो गईं, और हड्डियां धातु की तरह एकमात्र प्रकाश के नीचे धातु की रोशनी से चमकती थीं। अभी जो कैमरा लगाया गया था वह पनडुब्बी के अंदर का दृश्य था। सैन्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी मानकों का अच्छी तरह से पालन किया जाता है। बेशक इसका आकार भी सामान्य कैमरों से काफी बड़ा है, लेकिन राक्षस ने उसे एक ही बार में निगल लिया। वह राक्षस कितना बड़ा है? 3 मीटर, 5 मीटर। क्लिक। सभी ने केवल एक नर्म और तीखी ध्वनि सुनी। जैसे ही स्क्रीन काली हो गई, मैं कुछ भी नहीं देख सका। एक ही समय पर बेड़े की गति धीरे धीरे बढ़ती गई और वह शांत पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ गया। फुसांग, हजारों मील दूर। इस देश में लोग तो बहुत हैं, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा नहीं है, इसलिए हर नागरिक के दिल में किसी न किसी तरह की हीन भावना छिपी हुई है। बिल्कुल, इसकी तुलना किनारे पर स्थित छोटे देशों से की जा सकती है। फुसांग अभी भी बहुत बेहतर है। आखिरकार वे झूठ तो नहीं बोलेंगे कि उनकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। न ही वे गर्व से यह घोषणा करेंगे कि यह किसी प्रकार के तपस पर उनके अपने देश का गौरव है। जियागुओ की तरह कोई भी अंडा फ्राइड राइस को गर्व के रूप में नहीं लेता है। इस समय फुसांग पैलेस के एक निश्चित कमरे में पिहुआंग चुपचाप बैठा था, अपनी आंखों से सीधे सामने देख रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी शांत लग रही थीं। उसके बगल में काले कपड़े पहने 20 से अधिक लोग अस्तव्यस्त अवस्था में लेटे हुए थे। इन लोगों के शरीर पर कपड़े कसकर लपेटे हुए थे और उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनका एक एकीकृत शीर्षक है मृत। पिहुआंग का चेहरा थोड़ा ठंडा था। उसने काले कपड़े पहने लोगों की ओर देखा और घृणा से अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। सीढ़ियों के नीचे खुली जगह में काले वस्त्र पहने एक आदमी खड़ा था। इस समय दोनों की आंखें हवा में मिल गईं। पिहुआंग ने शांति से उस आदमी को देखा। मेरा दिल धड़क रहा था। उसके बगल में लेटे हुए काले कपड़े पहने 20 से अधिक लोग उसके अधीनस्थ हैं। ये सिर्फ एक आमने सामने की बैठक थी और वे सभी दूसरों द्वारा उखाड़ फेंके गए। वह ये भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि उसने ये कदम कैसे उठाया। तो फिर क्या किया जा सकता है? अगर आप अभी शांत नहीं हुए तो और क्या कर सकते हैं? अभी अभी किसी ने बंदूक चलाई और उसे कुछ नहीं हुआ। गोली चलाने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारकर अधमरा कर दिया गया। उस आदमी के चेहरे पर काले और सफेद मुखौटे को देखकर पिहुआंग को कुछ ख्याल आया। वह अंततः भावुक हो गया। आप ये जुए हैं। जिस परदादा ने सम्राट की आलोचना की थी, यानी उसके दादा के पिता, वही व्यक्ति थे जिन्होंने 100 साल पहले फुसांग बनाया था। दादाजी ने एक बार कुछ अंतिम शब्द छोड़े थे। फुसांग शाही परिवार के वंशज जब भी वे काले और सफेद मुखौटा पहने हुए किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वे बिल्कुल अजेय होते हैं।
यदि आप दया की भीख मांग सकते हैं तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, भले ही आप घुटने टेक दें। उसका नाम ये जुए है। लेकिन आज जब यह आदमी उसके सामने खड़ा था तो पी हुआन घबरा गया। हल्के नीले रंग का चेहरा पूरी तरह रंगहीन हो गया और पीला पड़ गया। वह उठना चाहता था लेकिन उसने पाया कि उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही थी। वह केवल घुटनों के बल बैठ सकता था और कमजोरी से वहीं रह सकता था। ये जुए को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख